नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान जारी है और माहौल ऐसा है कि ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सीधा मूड टेस्ट लग रहा है। सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में मतदान के लिए निकल रहे हैं और कई जगहों पर तो मतदान प्रतिशत उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। खास करके अगर हम कोलकाता की बात करें तो वहां पर तो बम्पर वोटिंग हो रही है, हर बार का रिकॉर्ड टूट रहा है। भवानीपुर की तस्वीर भी खास ध्यान खींच रही है, जहां पर हर वोट सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि एक संदेश भी बनता हुआ दिख रहा है। स्थानीय मुद्दों से लेकर इस बार बड़े चेहरों की साख तक लोग खुलकर अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। कोलकाता और आसपास के कई इलाकों से कोई छुटपुट तनातनी की खबरें जरूर आई हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण और जोशीली वोटिंग देखने को मिल भी रही है। साफ है कि इस बार लोग सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं रह रहे हैं बल्कि फैसला करने के लिए मैदान में सीधे उतर रहे हैं। अब 1448 उम्मीदवार इस बार मैदान में है इन 142 सीटों के लिए, लेकिन असली मुकाबला सिर्फ चेहरों का नहीं है बल्कि वो नैरेटिव और भरोसे का भी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तूफानी रैलियां हुई, बड़े बड़े दावे किए गए, तीखे आरोप लगे और उससे भी तेज पलटवार हुए। हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अब ना सिर्फ मंच है बल्कि ना माइक है और अब सिर्फ जनता है और उसका फैसला जल्दी आने वाला है। अब सवाल सीधा यह भी है कि क्या ममता बनर्जी अपना असर बरकरार रखेंगी या फिर कि बीजेपी इस बार बंगाल में नई कहानी लिखेगी। इसका जवाब तो अब 4 मई को ही मिलेगा, लेकिन जो रुझान आज दिखाई दे रहे हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि मुकाबला सीधा है और कड़ा भी है। अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड की वो तस्वीरें जहां हर वोट एक संकेत बन रहा है। कुछ समय के बाद दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग जारी। दूसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 89% मतदान। 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। कोलकाता की दोनों सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले 15% से ज्यादा मतदान। चुनाव आयोग के कड़े प्रबंध के बीच मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। युवाओं के साथ महिला और बुजुर्ग मतदाताओं में भी जबरदस्त उत्साह। दिग्गजों ने भी मतदान कर अपनी अपनी जीत का किया दावा। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान भवानीपुर सीट पर शुवेंदु अधिकारी के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प। छिटपुट हिंसा छोड़ शांतिपूर्ण मतदान जारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भवानीपुर बना हाई वोल्टेज सीट। ममता बनर्जी के गढ़ में शुवेंदु अधिकारी दे रहे हैं कड़ी टक्कर। क्या ममता बचा पाएंगी अपना गढ़? तो पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के लिए बम्पर वोटिंग हो रही है। कई सीटों पर मतदान के आंकड़ों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो क्या इस बार बंगाल में खेला होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार सभी लोग पूछ रहे हैं। अब बंगाल में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग दोपहर 3 बजे तक, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 89% मतदान हुआ है। लेकिन सबसे पहले जरा आज की वो ताजा तस्वीरें जिन्होंने सबका ध्यान खींचा और वो बयान जिन्होंने सबका ध्यान खींचा, उन पर नजर डालते हैं। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है।
लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। बंगाल में चुनाव हिंसा मुक्त होना ये मान लीजिए असंभव है, फिर भी इस बार चुनाव में लोग भारी संख्या में शिरकत कर रहे हैं। वजह यह है कि भारी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब केंद्रीय बल की जो लोग हैं ये तैनात है। लोग बूथ बूथ जाकर शिरकत कर रहे हैं चुनाव में, इसलिए तृणमूल आज डरे हुए हैं। कई कई जगह तृणमूल हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता की गुंडा लोग, दे आर नॉट द वोटर्स, दे ऑल आर आउटसाइडर्स। भवानीपुर बहुत लोग के जाएगा, छोटे लोग के जाएगा ना। हम लोग भी चाहते हैं कि पीसफुली इलेक्शन हो, तो तुम 2 लाख भेजने से भी ममता जीतेंगी, 2000 भेजने से भी ममता जीतेंगी, सेंट्रल फोर्स नहीं रहने से भी ममता जीतेंगी। ममता बनर्जी आज सुबह 7 बजे निकल गए। इससे स्पष्ट हुआ जब विपक्ष नेत्री था तब भी कभी इतना सुबह में नहीं निकला, 4 बजे निकल गए। तो आज उन्होंने पता चल गया उनको जो वो गुड बाई हो रहा है। जो टीएमसी गुंडे लोग मेरा ऊपर अटैक किया, वो गुंडागिरी किया और बम्बू और लोहा के रॉड लेकर के आर्म्स लेकर के मार रहा था। इतना मेरा कार, वो कार पे भंगचूर किया, हमारा खुद मर्डर करने के लिए प्रेस रहा। तो गुंडागर्दी देखिए सेंट्रल फोर्स इतनी सारी है, ईसीआई किसी को भी नहीं बख्शने वाला। ईसीआई के जितने लोग डेपुटेशन में हैं, चाहे वो पोलिंग पर्सनल है, चाहे वो कहते हैं आपका आरओ है, चाहे एआरओ है, चाहे बीएलओ है, चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे डीएम ऑफिस के लोग हैं, चाहे स्टेट पुलिस है, जो भी ईआरओ के अंडर डेपुटेशन में है, अगर स्पेसिफिक कंप्लेंट आती है और एस्टेब्लिश होती है तो कंडक्ट रूल के हिसाब से एक्शन होता है। तो आज की जो बड़ी खबर है ना, जिसने सुबह से सुर्खियां बटोरी हुई हैं, वो यही है कि हर बार के चुनाव में ममता बनर्जी 3 बजे घर से निकलती थी वोट डालने के लिए, और उसके बाद उनको बड़ा वो आश्वस्त रहती थी कि भाई जो होगा वो हमारे फेवर में होगा। लेकिन आज तड़के 6 बजे ही निकल गई वो घर से, 7 बजे वोट डाल दिया और उसके बाद से हर पोलिंग बूथ पर वो घूम रही हैं लगातार। इससे दिखाई देता है ना, कुछ छटपटाहट तो है, कुछ तो विचलित है टीएमसी। अब किस बात को लेकर के है, यही आज जरा जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा आपको इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज दिखा दे। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 89% मतदान हो चुका है। फर्स्ट टाइम वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, उन सब की देखने को मिल रही हैं। बड़ी संख्या में घरों से महिलाएं निकली हैं और महिलाओं का नारी शक्ति का जो वोट है वो इस बार किसकी किस्मत तय करेगा ये पता लग जाएगा। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग, हर बार का रिकॉर्ड पिछली बार पहले चरण के चुनाव में भी टूटा था और इस बार भी अभी तक बम्पर वोटिंग हो रही है। दोपहर के 3 बजे तक तकरीबन 89% मतदान हो चुका है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फर्स्ट टाइम वोटरों में जबरदस्त उत्साह है और ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वही युवा हैं, वही युवा शक्ति है जिसमें लड़कियां भी हैं जो बड़ी संख्या में लंबी लंबी कतारों में निकलकर सामने आ रही हैं। इनके बीच में बहुत से मुद्दे हैं, सुरक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से महिलाएं निकल रही हैं और फर्स्ट टाइम वोटर जो है उनमें भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है।
हम जरा एक बार वोट मीटर भी आपको दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल दूसरे चरण में 78.68% दोपहर 3 बजे तक ये वोट मीटर है जो आपको हम दिखा रहे हैं दूसरे चरण का मतदान। हुगली में अगर बात करें तो 80.77% दोपहर 3 बजे तक। अब आप सोचिए कि 100% तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा शाम 6 बजे तक। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में 77.73% दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको वोट मीटर के जरिए दिखा रहे हैं। सारे ही आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। उत्तर कोलकाता में भी 78% दोपहर 3 बजे तक मतदान हो चुका है और अभी भी 3 बजे के बाद 3 घंटों का जब ये रुझान या हम कहेंगे कि मतदान का प्रतिशत आएगा तो पता लगेगा। दक्षिण कोलकाता में 75.38% दोपहर 3 बजे तक मतदान के आंकड़े आ चुके हैं। नादिया में 89.79% मतदान हो चुका है और ये सब बड़ी सीटें हैं जिनको लेकर के बात की जा रही थी। उत्तर 24 परगना में 77.39% दोपहर 3 बजे तक मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में बम्पर मतदान पूर्व बर्धमान में 83.11% मतदान हुआ है। दक्षिण 24 परगना जहां पर 76.75% दोपहर 3 बजे तक मतदान है। यहां पर हमने देखा कि बीजेपी के कई दिग्गजों ने रैलियां की और हुगली में भी 80.77% मतदान, जो कि बड़ी संख्या में हमें बता रहा है कि ये आंकड़ा शाम 6 बजे तक 90% के पार हो सकता है। तो हावड़ा, हुगली, उत्तर कोलकाता जहां पर 78% मतदान दोपहर 3 बजे तक हो चुका है। तो ये वोट मीटर के जरिए आपने देखा कि दूसरे चरण की जो बेहद ही अहम इलाके हैं, बेहद ही अहम चरण में जिन इलाकों के ऊपर सबसे ज्यादा बात की जा रही थी उन सब में हमारा वोट मीटर और चुनाव आयोग का वोट मीटर ये कहता है। तो ये अहम बात जो कि ये बताती है, आपने हुगली का देखा, हुगली का आंकड़ा जो है वो बेहद ही गौर करने वाला है क्योंकि वहां पर सभी पार्टियों ने, हमने ना सिर्फ तृणमूल कांग्रेस देखा, बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी उस पूरे इलाके में। और ये इलाका ऐसा है जहां पर कि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पर टीएमसी का दबदबा दिखाई देता था, उसका एक तरीके से काफी वन साइडेड अफेयर दिखाई देता था। लेकिन इस बार चुनौती जो है तगड़ी है और लोगों का घर से लगातार बाहर निकलना, वो क्या कहता है, चलिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं, जरा परिचय करा देते हैं। साध्वी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, कोलकाता से ही शायद जुड़ रही हैं। मोहम्मद एहतेशामुल हक टीएमसी के नेता और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ अरविंद कुमार वाजपेयी जी हैं जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं। RLM के एडवोकेट शमीम अहमद तुर्क जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के। सैयद जवाद हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ रहे हैं सबसे अहम सीट भवानीपुर से। अब जरा पहले तो हम नीरज का ही रुख कर लेते हैं। नीरज, सुबह से सबकी निगाहें भवानीपुर पर हैं और ऐसा लग रहा है कि लिटमस टेस्ट अगर कोई सीट है तो वो भवानीपुर है, जो शायद पूरे के पूरे चुनाव के लिए तय करेगी कि आखिर क्या होने वाला है। आप वहां पर है, बताइए। देखिए, बिल्कुल रीमा आपने सही कहा और इस सीट पर पूरे पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनकी निगाह भी है। और अगर आप देखें कि यहाँ पर जो मुकाबला है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में, ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर में उतारकर एक तरीके से एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो टीएमसी के ऊपर बनाया है। और आप देखें कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी लगातार सुबह से ही भवानीपुर में एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। कुछ एक जगह पर जो झड़प की जो खबरें हैं टीएमसी समर्थक और शुभेंदु अधिकारी के जो लोग हैं उनके बीच में भी आई हैं। जय श्री राम और जय बांग्ला के जो नारे हैं वो भी हमको जगह जगह देखने को मिले हैं। और सबसे खास बात यह है कि एक मतदान केंद्र पर जब शुभेंदु अधिकारी गए थे तो टीएमसी के कुछ समर्थकों ने उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश भी की और जिसके बाद भारी संख्या में जो पुलिस बल है और सीआरपीएफ के जो टुकड़ियां हैं वो वहां पर लगाई गई। तो संवेदनशील भी है और तनावपूर्ण माहौल भी है भवानीपुर में। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि कहीं से भी कोई बड़ी खबर नहीं आई और ये चुनाव आयोग की सफलता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग भयमुक्त होकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं, ये भी पश्चिम बंगाल में एक चुनावी इतिहास है। क्योंकि इससे पहले आप देखें जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने वोट नहीं किया है। और लोगों का ये कहना है
कि चाहे टीएमसी की सरकार हो या इससे पहले वाम सरकार रही हो, कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके ऊपर दबाव रहता था कि वो खास पार्टी को वोट करें और वोट ना करें तो मतदान केंद्रों पर ना पहुंचें। लेकिन इस बार भयमुक्त होकर लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे, तो ये लोकतंत्र की एक बड़ी सफलता और एक बड़ी जीत है। चुनावी परिणाम चाहे जो भी रहे, लेकिन लोकतंत्र जरूर जीता है और लोगों ने अपने मत का प्रयोग करके मतदान केंद्रों पर पहुंचे। नीरज, आपके पास आएंगे, अभी दोबारा से आएंगे। एक बार जरा जो आपने बात बताई है, मैं एक बारी जरा एहतेशामुल हक जी आपका रुख करना चाहूंगी। कुछ विचलित से लग रहे हैं आज क्या टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता? ये ममता बनर्जी का सुबह सुबह 6 बजे निकलना क्या दर्शा रहा है भाई? अब से पहले किसी चुनाव में ममता बनर्जी 6 बजे उठकर नहीं निकली थी, आज अचानक क्या हो गया? देखिए रीमा जी, सुबह उठने का रीजन ये हुआ कि ये समझिए कि ये बहुत ही वाइटल इस बार इलेक्शन होने जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी समझिए कि एसआईआर के माध्यम से यहाँ सिंह मारने की कोशिश की है। तो हमें तो अपने तौर पर अवेयर रहना होगा। तो ये देखिए कि ये एक अच्छा संकेत है। हर बार क्या होता था? एसआईआर के माध्यम से। अरे हर बार क्या होता था? जब वो 3 बजे निकलती थी तब उनको डर कुछ नहीं होता था, उनको लगता था वन साइडेड वोट पढ़ते रहेंगे, सोते रहो आराम से, 3 बजे निकल के जाएंगे। हाँ रीमा जी, कोई डरने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, डरने की कोई बात नहीं है। वो सुबह उठ करके अपना वोट डालने के बाद में मॉनिटरिंग कर रही पूरी भवानीपुर में। भारतीय जनता पार्टी का देखा ना कितने हिसाब से यहाँ पे समझिए जय श्री राम का स्लोगन लगा करके, और खासकर जो सीआरपीएफ के जवान है हमारे तृणमूल का कार्यकर्ता के ऊपर में समझिए कि लाठीचार्ज किए हैं। आपने देखा नहीं भवानीपुर में? मैंने तो बहुत कुछ देखा और देखकर आ रही हूँ, अभी नहीं देखा, आज ही नहीं देखा, मैं तो देखकर आ रही हूँ पिछले 20 दिन से। इसलिए माधवी जी, ओके, अरे रुकिए तो सही। माधवी जी, कोई डर है क्या? लेकिन उनका कहना है भाई हमें पता था कुछ गड़बड़ी बीजेपी कर सकती है, इसलिए आज चौकन्ना होकर के ममता बनर्जी 6 बजे ही निकल गई घर से। रीमा जी, सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी की जो है वो नींद उड़ गई है और वो बेबस हो गई है कि उनको अब निकलना पड़ा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से राजनीति बंगाल में होती रही है और बहुत कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने सालों से संघर्ष के साथ में इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, और इस बार जो है इन लोगों ने बहुत निंदा की, एसआईआर की भी की, लोगों को हड़काया, लोगों तक गलत जानकारियां पहुंचाने की पूरी कोशिश की शुरुआत से ही। उसके बाद जब सीआरएफ की जो टीम यहाँ पर आना शुरू की तो उस पर भी इन लोगों ने हड़काना शुरू किया। लेकिन आज जनता ने जो निकलकर अपना मतदान किया है, इसके पहले फर्स्ट फेज में भी जिस तरीके से लोगों ने एकदम हुजूम के साथ में निकल के और पूरी निर्भीकता से, जो कि भाजपा ये नारा भी लगा रही है, भाजपा का ये संदेश भी था कि भय मुक्त बंगाल होगा इस बार, और उसी नारे को आगे लाते हुए उन्होंने जो है हम लोगों ने मतलब एक तरीके से ओपोजिशन होकर अपनी पूरी सहयोगिता रखी। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने पूरी सामर्थ्यता से और नहीं, लेकिन आपसे कोई डर था क्या इस बार? किस चीज का डर लग रहा था इस बार? एसआईआर की वजह से डर था या जो फोर्सेस तैनात हुई उनका डर था? कोई बात तो थी ना ऐसी जिसकी वजह से सब अलर्ट हो गए थे आज? डर बिल्कुल एक्चुअली क्या है कि ये अलर्टनेस थी कि जो पहले जो वोट हो जाते थे डर के मारे लोग नहीं निकलते थे। आपने देखा कि आज भी कई जगहों से बम निकले हैं बने हुए, तो ये बमबारी करके जो लोगों को धड़का के रोक देना होता था वो नहीं हो पाया इस बार। ये डर था, ये घबराहट थी कि भाई इस बार सारे के सारे जितने वोट्स हैं सब निकल के आ रहे हैं बाहर, और जैसा कि यहाँ पे एक संदेश दिया गया कि भय मुक्त बंगाल बनाया जाएगा और आप अपना मतदान अच्छी तरीके से दे सकेंगे। ये जो था ना, ये घबराहट थी, ये बेचैनी थी जो इनको सुबह 7 बजे से जगा के और पूरे बुत बुत में घुमा रही है। तो सच्चाई यही है कि बंगाल में इतनी तादाद में लोग निकल कर अपना वोट दे पा रहे हैं, मतदान दे पा रहे हैं, इसके पीछे कारण यही है कि जो बंगाल की राजनीतिक हिंसा सालों से होती आ रही है उस पर एक लगाम लगाने की चेष्टा की गई। क्विक रिएक्शन दीजिए एहतेशामुल जी। देखिए, हिंसा नहीं हुई, आपको खुश होना चाहिए ना। हर बार के चुनाव में एहतेशामुल जी कितनी हिंसा होती थी, मतलब बंगाल उसी के लिए जाना जाता था। आज कुछ आपको दिखाई दिया? पहले चरण में कुछ दिखाई दिया? इसका क्रेडिट किसको जाएगा? इसका क्रेडिट जो भी हो जनता को जाएगा। अरे जो भी हो कैसे, जो भी हो कैसे, क्रेडिट किसको जाता है इसका? रीमा जी, आप देखिए हमारे माधवी जी को जब बोल रहे थे तो आप खामोश से सुन रहे थे। कम से कम आपने कहा जो भी हो, नहीं तो भाई जो भी हो नहीं होता ना। ये जो हिसाब से 92 पॉइंट जो हुआ था पहले चरण का, जो
जनता ने जनादेश दिया, तो ये जनता की कमाल है। ये सारा श्रेय समझ लिए SIR के अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में पॉइंट ये है आपका, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल सही पॉइंट है। SIR की वजह से इस बार हिंसा नहीं हुई है ना। SIR ने वो कमाल कर दिया कि हर बार जो रक्त चरित्र चलता था वो रक्त चरित्र नहीं बना बंगाल। SIR के माध्यम से हमारे यहाँ 27 लाख कम से कम लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं। उसके आपने मेरा सवाल नहीं सुना, पश्चिम बंगाल सवाल नहीं सुना, आपका सवाल सुन लिया। हिंसा नहीं हुई, इसका क्रेडिट किसको जाता है? ये तो अच्छी चीज है, हिंसा नहीं होना तो ये अच्छी चीज है। हम लोग तो इस बार ऐसा कुछ हुआ ना इसका मतलब जिसकी वजह से हिंसा नहीं हुई, क्यों सही है जवाब? जी रीमा जी, हिंसा नहीं हुई, क्रेडिट किसको जाता है? नहीं, क्रेडिट तो आप अगर नहीं भी जाता होगा तो भी आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देंगी अरे और मैंने आदरणीय आपसे गृह पूछा मंत्री है, जी को मैं देंगी। किसको दे रही हूँ क्रेडिट? अरे मुझ नहीं, पे मत जाओ, अच्छा अपनी नहीं, बात करो अच्छा आप। क्रेडिट देखिए मैं तो अभी बोला भी नहीं, अभी तो मैंने जय हिंद जय संविधान भी नहीं बोला। आप भी मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय संविधान बोलिए। लेकिन हैरत की बात यह है, अभी बात करी आपने कि ममता बनर्जी घबराई हुई हैं, 7 बजे उठ गई, और यही अगर 6 बजे घबराई हुई हैं, 6 बजे चली गई, 7 बजे अपना वोट भी डाल दिया। और यही अगर भाजपा वाले करते, देखिए आप कितनी जल्दी भाजपा उठ गई है। ये है 18 घंटे काम करने का तरीका है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, ये चलाती। अजीब ही है, मतलब वो करें तो उनका मास्टर स्ट्रोक, बाकी सब करें तो फिर उनका क्या बोले हम। दूसरी से झालमुड़ी हो जाती है। तीसरी सबसे बड़ी बात कहूं, ये डरा हुआ है। सपोर्ट कर रहे हो क्या यहाँ पर? नहीं, मैं ममता को नहीं सपोर्ट कर अधीर रहा रंजन हूं। चौधरी तो उनके खिलाफ ही लड़ रहे थे, लेकिन आप पता क्या है, सपोर्ट करने में आ गए? मैं तो आपको एक बात आपने बता तो रहा हूं। शुरुआत ही उनको सपोर्ट करने से कर दी, अरे नहीं, अचंभा हो रहा है मुझे। नहीं, मैं उनका सम्मान इसलिए करता हूँ, वो एक महिला है, ठीक है, मेरे उनसे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं का मैं सम्मान करता हूँ। जिस तरीके से एक महिला के ऊपर आक्रमण करता है तो एज ए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भाजपा के नैरेटिव को ध्वस्त करा जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, अभी बात हो रही थी महिला सुरक्षा की, कि महिला सुरक्षा, बंगाल के लोग क्या आपको बेवकूफ मालूम होते हैं? पास में मणिपुर है, हमने देखा महिला सुरक्षा कितनी हुई, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया डबल इंजन की सरकार में। यहाँ महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू, चुनाव नहीं है अभी। नहीं, मणिपुर भी देश का हिस्सा ही है ना, मणिपुर भी देश का हिस्सा ही है। वहां तो जाकर के नहीं हो रहा है, वहां तो जाकर के दिक्कत हुई है, पता है आपको? अरे नहीं, सुन तो कांग्रेस की लीजिए, दिक्कत ही यही है कि हमें कांग्रेस की दिक्कत की आप फिक्र मत करिए। पश्चिम बंगाल में सिर्फ अगर किसी की बात करनी पड़ रही है तो टीएमसी और बीजेपी। नहीं, कांग्रेस की तो हम अन्यों में बात कर रहे हैं। सुनिए, अन्य में आती है कांग्रेस पार्टी इस बार। नहीं, अभी देखिएगा आपकी इसी तरह की दलीलों की वजह से, धीरे से क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है उनकी बात हो, लेकिन उनकी बात होगी नहीं। चलने वाले लोग हैं, उनका धीरे से कालीन जो है खिसक जाएगा। इस बार 50 से भी कम आएगी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, अभी आते होंगे कांग्रेस की कितनी आएंगी? कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी, मैं ये भविष्यवाणी तो नहीं अच्छा करेंगे। मतलब क्या होता है? अभी आएंगे, एग्जिट झोल आएंगे। अच्छा मतलब क्या होता है? अभी एग्जिट झोल आएंगे। अरे भाई, उनका आपने बताया 50 सीटें, अच्छा मतलब क्या होता है? अच्छा का मतलब है जो हमने परफॉर्मेंस पिछली बार करी थी, इस बार हमें लगता है 11 से 12 सीटें आ सकती है, और हमें उम्मीद है कि बेहतर तो अच्छा ही परफॉर्म प्रदर्शन बीजेपी कर रही है ना, इसका मतलब उनकी 50 आ रही है। अरे भाई, वहां पे तो यहाँ दिल्ली से तंत्र के तांत्रिक गए हुए हैं, वो तो सारी विद्याएं अपना रहे हैं। जितना इस बार बेईमानी का चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा चुनाव ही नहीं देखा हमने। और उसकी नजीर हमने देखी यूपी में कैसे देखी है। जितने तांत्रिक हैं, माधवी जी, जब बात जी एक्चुअली क्या है कि इनकी तंत्र विद्या तो फेल हो जाती है, क्योंकि इनकी तंत्र विद्या में झूठ के श्लोक होते हैं, इसी वजह से इनकी तंत्र विद्या फेल हो जाती है। संविधान खत्म कर देंगे, 8,000 लोगों महिलाओं को बांट देंगे, आधी हो गई। आपको मणिपुर दिखता है, अच्छी बात है, लेकिन कभी आपको नहीं दिखता मणिपुर अच्छी बात क्या है? मणिपुर जल रहा है, हमारे लिए शर्म की बात है। डबल इंजन की सरकार है, आप महिला होकर के माधवी जी सम्मानित तौर पर आप कैसी बात करेंगे? बीच में नहीं बोलना है, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए। अभी आपने कहा महिलाओं का सम्मान करते हैं, नहीं, सम्मान वो कह रही कोई अच्छी बात है, कैसे बीच में बोलते जा रहे हैं? क्यों बोलने लगातार आप बीच में? आपने अपनी बारी बोल ली ना पूरी। मुझसे रीमा जी ने मेरा नाम लिया, आपका नाम नहीं लिया। आप मुझे बताइए कि आपकी तंत्र विद्या में कभी भी तंत्र विद्या चलती नहीं है, क्योंकि झूठ के सारे आपके मंत्र रहते हैं तंत्र विद्या के। राहुल गांधी के कई बार उनको माफी भी मांगनी पड़ी है। संविधान खत्म कर देंगे, देश में से संविधान खत्म हो रहा है। सही कहा आपने, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। आप लोगों ने बहुत कोशिश की बेवकूफी करने, मतलब बनाने की, लेकिन नहीं बनी बेवकूफ। 8,500 रुपए बांट देंगे। चलिए, आपने मान लिया कि आपकी ये हालात है कि आप 10-11 सीटों की जो है एक तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आपके राहुल गांधी को कभी आजकल मेडिकल कॉलेज नहीं दिखा,
कभी हंसखाली संदेश खाली नहीं दिखा, लेकिन आपके राहुल गांधी कभी यहाँ पर आ नहीं सके, लेकिन उनको सीधे पहुंचना है दूसरी जगह। तो ये बड़ी समस्या है। आप लोगों का जो गठबंधन है ना पश्चिम बंगाल के अंदर में, वो लठबंधन हो जाता है, लेकिन केंद्र में जाके आप लोगों का गठबंधन हो जाता है। अब ये समझ में नहीं आता कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। कभी तो सामने बैठकर एक दूसरे का सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी मारने की कोशिश करते हैं, कभी समझाने की कोशिश करते हैं। आपने कंफ्यूज कर रखा है पूरे देश को। यही कारण है कि आप लोग अभी 10-11 सीट ही गिन रहे हैं बंगाल के अंदर में। ठीक है, मैं जरा एक सेकंड, एक रिएक्शन में एडवोकेट शमीम जी से ले लूं, क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शमीम अहमद तुर्क जी, आप जो करना चाहते थे वो तो हो ही नहीं पाया। शुरू में एकदम भौकाल चला AIMIM का, हुमायूं कबीर का, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा चुनाव, ना तो आप दिखाई दिए और ना ही हुमायूं कबीर की कोई बात हुई। क्या हो गया था फिर अचानक से? देखिए, हम लोग तो सिर्फ 8 से 10 सीट लड़ रहे हैं। हाँ, और हम बहुत अच्छी सीट हमारी फाइट है, और इंशाअल्लाह हम 8 से 10 सीट में अपना अच्छा खाता खोलेंगे, 3-4 सीट हम जीतेंगे। लेकिन मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं सैयद जवाद साहब, जरा उनसे क्रॉस क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि वो कुल 11 सीट मान रहे हैं अपनी, हम 11 जीत जाएंगे, तो 294 क्यों लड़ाई भाई? ये फायदा 294 सीट पर किसको पहुंचेगा? एलिगेशन जो हमारे ऊपर लगाते हैं ये लोग, तो आज अपने दामन को अपने गिरबान में झांक कर देखें। सॉलिड बात है ये, सॉलिड बात कह रहे हैं आप। सुनिए, जब आप सिर्फ 11 सीट जीत रहे हैं और सेकुलरिज्म के अलंबरदार बनते हैं, तो जनाबे वाला फिर आपने 294 सीट क्यों लड़ाई? इसका फायदा किसको होगा? ममता जी को इसका नुकसान होगा और बीजेपी इसके फायदे में जाएगी। अच्छा, मतलब कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। मतलब जवाब सुन लीजिए। हाँ, तो फायदा बीजेपी को कांग्रेस ने पहुंचा दिया वहां पर। नहीं, कौन बी टीम है भाई? सैयद जवाद, बी टीम कौन है बीजेपी की? पहला इनका भी जवाब देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी जवाब देता हूँ। दोनों ने सवाल जो है वो कांग्रेस से ही दागे। इसका मतलब इनकी बातों में, क्योंकि आप ही बोल रहे थे ना उससे पहले। सबसे बड़ी मैंने तो ये कहा कि कांग्रेस बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी, वोट शेयर भी बढ़ेगा। आपने 11 सीटें बोली। नहीं, मैंने कहा, और टोटल सीटों पे लड़े 294। अब आप बताओ कि इतनी सीटों पर किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़े थे और कितने पे जीत हासिल हुई थी? याद है कुछ? हम 30 ना। अब जवाब सुन लीजिए, अब इत्मीनान रखिए हजरत, मतलब अब तो सब्र रखिए। आप लड़े थे, किसको फायदा हुआ था? और उत्तर प्रदेश में आपकी क्या मिसाल है? दूसरी सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का शासन जो है वहां पर रहा हुआ है, लेफ्ट का भी शासन रहा हुआ है। हमारी स्थिति कुछ एक जगह पे नहीं ठीक हो पा रही, हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बेहतर नहीं हो रही है, बहुत सी जगह बेहतर हो रही है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, ना आप 3 में ना 13 में अभी हुमायूं कबीर ने खुलासे करें, उसका तो जवाब आपके पास है नहीं। आपने भी उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन कर लिया जो आकर के हार्ड लाइन की बात कर रहे थे। तो फिर वो मत जाइए, बात बहुत दूर तक चली जाएगी। और बहुत तीसरी सबसे बड़ी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हो गया जवाब मिल गया आपको। मुझे लगता है एक सेकंड काउंटर सवाल मुझे पूछना पड़ेगा उन्हीं से। शमीम जी बताइए, जवाब दीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ मैम के इन्होंने जो 294 सीट लड़ी है और जीत रहे हैं 11 बकौल इनके, हालांकि ये 5 भी नहीं जीत रहे जो आंकड़े हैं। तो ये सवाल है 294 का जो वोट कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिला, वो किसका वोट कटा? वो टीएमसी का कटा, जो जिनसे बराबर की फाइट हो रही है। आपको क्या लग रहा है किसका कटा है? टीएमसी का वोट कट जाएगा। नीरज, और आप किसका? एक सेकंड रुकिए, मैं नीरज से पूछती हूँ ना। नीरज वहाँ पर अपील पर है भाई, रुकिए। नीरज किसका वोट बढ़वा रहे हैं? अरे नीरज, ये कांग्रेस का क्या खेल है भाई? 294 सीटों पर लड़ रहे हैं और दिख रहे हैं इक्का दुक्का 2-3 सीटों पर जो वोट कटेंगे वो किसको फायदा पहुंचाएंगे? हमारे तो 8-10 सीटें हैं, उनमें से 3 जीत जाएंगे। कांग्रेस का खेल, रीमा जी आप देखिए कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि वो महिला मुख्यमंत्री हैं इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये पूछ लीजिए कि कांग्रेस के ही नेता हैं उदित राज, उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं, उनके ऊपर हिंसा की जा रही है और इसकी सीधी जिम्मेदार टीएमसी और उनकी प्रमुख ममता बनर्जी हैं। तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस की किस तरह की स्थिति है। अब दूसरा, भले ही 10-11 सीटें जीतने की बात कर रहे हो, लेकिन आप देखें कि कांग्रेस के बड़े चेहरे यहाँ पर देखने को नहीं मिले। राहुल गांधी ने उस तरह की कैंपेन यहाँ पर नहीं की, प्रियंका गांधी ने उस तरह की कैंपेन यहाँ पर नहीं की। आप देखें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े जो लीडर हैं वो पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में नहीं दिखाई दिए। तो कांग्रेस ने एक तरीके से स्वीकार कर लिया था कि पश्चिम बंगाल में उनकी जो स्थिति है
वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर 2-4 सीटें कहीं से अगर जीत जाते हैं तो जीत जाते हैं। अब राजनीति खुद इस तरह की बता रही है कि जो मुख्य मुकाबला है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2011 से जिस राजनीतिक शून्यता को, विपक्ष की जिस राजनीतिक शून्यता को भरने की कोशिश की, आज मुख्य विपक्ष के रूप में बीजेपी है और इस बात को टीएमसी भी स्वीकार करती है और इस बात को कांग्रेस और दूसरे जो दल हैं वो भी स्वीकार करते हैं। तो कांग्रेस दुविधा में है, वो टीएमसी का एक तरफ सपोर्ट करती है और दूसरी तरफ उन्हीं के नेता ममता बनर्जी की एक तरीके से मुखालफत करते हैं, राजनीतिक हिंसा के लिए जिम्मेदार बताते हैं। शामुल जी, अब बंगाल के रण में जो मुद्दे हैं वो हमने चलाए। अभी एसआईआर मुद्दा रहा, सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा रही, और इसके अलावा जो युवाओं से हमने बात की, युवा कह रहे थे भाई जॉब कहाँ है, फैक्ट्रियां तो आने नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से ये जो सिंडिकेट है, ये शब्द हर किसी की जुबान पर दिखाई दे रहा था। आपको लगता है इन सब मुद्दों पर ही इतनी बड़ी जो वोटिंग हुई है, इतनी बड़ी संख्या में लोग जो निकले हैं, इन्हीं के ऊपर जनाधार सामने आ रहा है? तो शामुल जी, आपसे सवाल है। आवाज नहीं आ रही है तो शामुल जी को शायद। शामुल जी, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। रीमा जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज आपको? नहीं। अरे आप कह रहे हैं नहीं, इसका मतलब आवाज आ रही है ना? हाँ रीमा जी, आवाज आ रही है अब? सवाल ऐसा तो था नहीं कि आवाज आनी बंद हो जाए, लेकिन चलिए शमीम जी, आप ही दे दीजिए जवाब इस बात का। कौन सा ऐसा मुद्दा है जो इस बार बीजेपी को सत्ता के इतना नजदीक लेकर आ रहा है? नहीं, ये तो मुंगेरी लाल का सपना है, बीजेपी सत्ता से बहुत दूर रहेगी। मतलब टीएमसी जीत रही है आपके हिसाब से? बीजेपी, लेकिन मैं बता देता हूँ, इनका कांग्रेस का और टीएमसी का नोरा कुश्ती चल रही है बंगाल के अंदर। इसे नोरा कुश्ती को ये कहा जाता है, जो कुश्ती कभी हुई नहीं तारीख में, उसको नोरा कुश्ती नाम दिया गया। दोनों तरफ से पहलवान तैयार हो जाते हैं और वो कुश्ती हो नहीं पाती है, उसको नाम दिया जाता है। अधूरा कुश्ती चल रही थी उनके साथ, तो आप अधूरा कुश्ती भी हमने देखी। नोरा तो हमें पता, अधूरा कुश्ती हुमायूं कबीर के साथ। मुझे पूरा बात पूरी करने दीजिए। लेट मी कंप्लीट माय जवाब साहब। चलिए, इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सबसे पहले आपको मैं रोकूंगी 1 मिनट के लिए, जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग, और अभी तक शाम 5 बजे तक तकरीबन 90% मतदान ये हो चुका है। मतलब रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लोग बाहर निकले और 142 सीटों पर अभी भी मतदान जारी है। 1 घंटा बाकी है अभी लगभग, अब नहीं 1 घंटा नहीं, अब कुछ 25 मिनट के आसपास बाकी है, लेकिन मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और शाम 5 बजे तक का ये वोटिंग मीटर दिख रहा है कि बड़ी संख्या में घरों से महिलाएं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। शाम 5 बजे तक 90% के आसपास बम्पर वोटिंग दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। इसका मतलब है लोगों ने इस बार कुछ तय कर लिया है कि उनका भविष्य किस दिशा में जाना है, उसके आधार पर वो इस बार वोट करने के लिए बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान अभी भी जारी है। ये 142 सीटें बहुत ही क्रूशल हैं और इस पर इतनी बड़ी संख्या में जो मतदान हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये संकेत भी दे रहा है। अब तक के चुनावी नतीजों को अगर देखें और ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो ये माना जाता है कि जब बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं और इतनी बड़ी संख्या में प्रचंड मतदान के लिए बंगाल में लोग निकलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर के भी मतदान होता है। ये जानने की और समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि शाम 5 बजे तक 89.99% मतदान हो चुका है। पूर्वी बर्धमान की बात करें तो वहां 92.46% मतदान हुआ है। ये हम आपको वोट मीटर दिखा रहे हैं जगहों का। नादिया में 90.28% वोटिंग हो चुकी है अब तक। उत्तर कोलकाता में 87.77% मतदान 5 बजे तक, यानी ये सब 90 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे। दक्षिण कोलकाता में 86.11% वोटिंग हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा है अगर हम कोलकाता की बात करें तो। बंगाल के दूसरे चरण में ये प्रचंड मतदान देखने को मिल रहा है। तो अब तक की ये ब्रेकिंग न्यूज है जिसमें हमने आपको कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, नादिया
और तमाम जगहों के बारे में बताया। शाम 5 बजे तक 89.99% वोटिंग हुई है। अब बताइए माधवी जी, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग निकले हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं? संकेत यही है रीमा जी कि इस बार जो परिवर्तन है वो बंगाल की जनता ने सोच लिया है। जो यहाँ पे उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, जो महिलाओं की असुरक्षा है इतनी सारी, जो यहाँ के मानुस को बंगाल छोड़ कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, जो यहाँ की ताँत की साड़ी के जो बनाने वाले ताँती थे, जो आलू चीसने के चासी थे, जो यहाँ पे खेती बाड़ी किसानों के साथ जो दुर्गति हुई है, जो सिंडिकेट की राजनीति, कटमनी की राजनीति चप्पा चप्पा में जो व्याप्त हो गई है, उससे अब लोग निजात पाना चाहते हैं। अब लोगों ने सोच लिया है कि परिवर्तन बंगाल में होना चाहिए, कम से कम उनके बच्चे उनके घर पे रह सके, ताकि उनको सही जो है नौकरियां मिल सके। पश्चिम बंगाल में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये परिवर्तन का संकेत है जो इस तरीके से लोगों ने निकलकर अपनी वोटिंग की है और मतदान करके ये संकेत दिया है कि इस बार परिवर्तन होके रहेगा। बहुत कोशिश कर ली, ये जो राजनीतिक हिंसा बरसों से ये बंगाल झेलने के लिए मजबूर हुआ है, उस राजनीतिक हिंसा से भी अब बचाव करना है बंगाल को, अपने लोगों को, ताकि एक स्वतंत्र रूप से, एक निश्चिंत रूप से, एक सकारात्मक रूप से जो बंगाल की वास्तविकता है, बंगाल की जो रियलिटी है, बंगाल जिसे सोनार बांग्ला कहा जाता है, वो बंगाल अपनी छवि को वापस पा सके। तो ये मुझे लगता है कि लोगों का जो ये इतनी तादाद में निकलना, वोट देना, ये संकेत कर रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होके रहेगा। ठीक है, और बंगाल की जनता ने इस बार मन बना शामुल हक जी, आवाज आ रही है अब आप तक? जी रीमा जी, जी रीमा जी, जी बोलिए। लोग बात कर, अरे सुनिए ना, इतनी बम्पर जो वोटिंग हो रही है, हर बार के रिकॉर्ड तोड़ रही है, ये क्या संकेत दे रही है भाई? हमेशा ये कहा जाता है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और महिलाएं खासकर, तो वो सत्ता के विपरीत जाकर वोट करते हैं, यानी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जाकर वोटिंग होती है। ये हमेशा का हर राज्य का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। आप क्या मानेंगे? अमरेंद्र भी वैसे हमारे साथ हावड़ा से जुड़ रहे हैं, अभी आते हैं अमरेंद्र आपके पास। रीमा जी, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, ऐतिहासिक आंकड़े कह रहे हैं, हर बार जो निकलकर सामने आता है ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ ये। रीमा जी, पश्चिम बंगाल एक भारत का इकलौता ऐसा राज्य है। यहाँ के लोग जो अभी जिस हिसाब से आगे बढ़ करके वोट दे रहे हैं, ये चौथी मर्तबा फिर से बाउंड्री मार रहे हैं हमारी नेत्री ममता बनर्जी के सपोर्ट में। उसकी वजह क्या है कि SIR के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सामने में इनको रख के चुनाव आयोग को रख करके यहाँ लाखों लाख आदमी का नाम काटा गया है सत्ता में आने के लिए। तो मैं एक बात फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ, कटे हैं, ये SIR का फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को हो रहा है ना, ये आप लोग कहते थे अभी तक। SIR में नाम कटने का फायदा बीजेपी को होगा, ये तो आप ही के नेता बोलते रहे अभी तक। रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी, देखिए SIR के माध्यम से जो भी लोगों का नाम काटा गया है, तो पश्चिम बंगाल का हमारे आवाम है, पश्चिम बंगाल के हमारे लोग हैं। 27 लाख लोग इस बार वंचित रहेंगे, वो अपना इलेक्शन, अपनी वोट नहीं दे सकेंगे, वो अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। तो ये समझ लेना होगा चौथी बार अब झूठ बोलने से और मिसगाइड करने से अब फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आप जो नैरेटिव चला रहे थे वो फेक नैरेटिव था। जिनके नाम कटे वो लोग या तो मर चुके हैं, या फिर वो गलत डबल ट्रिपल उनके कार्ड बने हुए थे इसलिए नाम कटे हैं। ये बात आपको भी पता है। जो इस दुनिया में नहीं है, नाम अगर उसका कटा है तो वो फर्जी कैसे हो गया भाई? 58 लाख लोगों का नाम कटा है SIR के माध्यम से। जो हमारे परिवार से कितने लोगों के नाम कटे करके कहीं, आपके परिवार से कितने लोगों के नाम कटे हैं? मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे अड़ोस पड़ोस के जिसके 10 सदस्य है उसके 3 सदस्य के नाम कट गए, जिसके 2 सदस्य है उसके 1 सदस्य के है, जिसके पापा का नाम है उनके साहबजादे का नाम नहीं है, जिनकी मम्मी का नाम उनके। फिर क्या हुआ जब नाम कटे? आप लोगों ने अपील की, फिर क्या हुआ? वोट दे वंचित सब ट्राइब्यूनल में गया, ट्राइब्यूनल से जो आया है, लेकिन अभी तक सबको कूपन नहीं मिला। भाई नाम कटे तो आपने अपील की या नहीं की? अपील क्या है? तो अपील क्या है, लेकिन ट्राइब्यूनल में भी समझ लिया उनका जो नाम आया है अभी तक उसको अधिकार नहीं मिला है। तो ये समझना होगा रीमा जी, जरा फ्रेम में आइए। चौथी बार फिर से एक बार। ओके। माधवी जी, अब एहतेशामुल जी के परिवार के 2 सदस्यों के नाम कट गए,
जो कि वोट नहीं दे पाए। उनका कहना है इस तरह से उनके परिवार, उनके दोस्तों, उनके अड़ोस पड़ोस में नाम कटे जो कि फर्जी नहीं थे, जो फर्जी नहीं थे। बिल्कुल। देखिए हक जी से मैं एक ही बात बोलूंगी कि अगर ऐसी स्थिति आई थी तो आप लोगों ने तो जो हेयरिंग हो रही थी उसमें आप लोगों ने दोबारा से फॉर्म फिलअप किया होगा, बात की होगी। ऐसे बहुत सारे लोग थे लेकिन उनके नाम वापस से आ गए। मुझे लगता है कि कोई ऐसे कागजात होंगे जो नहीं मिले होंगे जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। किसी ने जानबूझकर ऐसा सोच के तो नहीं किया होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है। और ये एक कि ये मतलब टीएमसी के का घर है तो हम इनका नाम काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके कागजात में कुछ कमी आई होगी वो नाम कटे होंगे या फिर उनके नाम दोबारा से भी जुड़े भी हैं। ठीक है, तो एक बार अमरेंद्र के पास चलते हैं। अमरेंद्र, आप तो हावड़ा में मौजूद हैं। यही बात तो है नहीं। अच्छा ठीक है, हावड़ा में क्या सुगबुगाहट है? अब इतनी बम्पर वोटिंग के पीछे लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए रीमा जी, मैं आपको एक डेटा के साथ अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। आप भी बहुत टाइम से राजनीति कवर करती आई हैं। अगर आप 2021 का आंकड़ा देखें तो पश्चिम बंगाल में 800 से ज़्यादा बड़ी घटनाएं हुई थी और 58 मौत हुई थी 2021 में विधानसभा के चुनाव में। और अभी तक अगर आप देखें 2026 में तो सिर्फ छुटपुट कुछ घटनाओं को छोड़ के कोई भी एक भी ऐसी घटना हिंसा की बड़ी नहीं हुई है। तो ये एक बदलाव का संकेत है और जो भय है, भय पर भरोसे की एक जीत है। और ये जीत इसलिए भी अहम मानी जा सकती है कि जिस तरह से आप देखिए कि 2016 में एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी महज 11% वोट लेके 3 सीटें जीतती है, वही पार्टी 2021 में 38% वोट लेके 72 सीट जीतती है। और 2026 में जो पलटनू सरकार वाला जो एक सिनेरियो है, यानी परिवर्तन जो लाने का एक जो नया एक बीजेपी का मैनिफेस्टो है, वो इस तरह से लोगों पे प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है ग्राउंड पे कि कहीं ना कहीं लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि 2026 तक अभी तक जो सोनार बंगला की परिकल्पना को लेकर ममता बनर्जी पिछले 15 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार को चला रही थी, वो परिकल्पना कब साकार होगी। और यही चुनावी बड़े मुद्दे हैं। और इस बार जो सबसे बड़ा जो इस बार का अगर मैं सेकंड फेज की बात करूं तो इसमें देखिए ये जो आपका हावड़ा बेल्ट है, हावड़ा बेल्ट खासा इंपॉर्टेंट है। हावड़ा नॉर्थ है, हावड़ा सेंटर है, शिवपुर है। इसके अलावा आप बात करें साउथ 24 परगना की, जिसमें आपकी गंगा सागर, काकद्वीप, इसके अलावा आपका कुल्पी, ये विधानसभा सीटें। और तीसरा कोलकाता अर्बन जो बेल्ट है जिसमें टॉलीगंज, जिसमें मैं अभी रिपोर्टिंग कर रहा था, भवानीपुर, जहां से खुद ममता बनर्जी खड़ी हुई है मुख्यमंत्री के तौर पे। इसके अलावा राजबिहारी एक वीवीआईपी सीट मानी जा सकती है, चौरंगी है। और ये वो सीटें हैं जो इस बार पूरा टर्निंग पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात जो अभी मैंने फर्स्ट टाइम वोटर से बात की, यूथ वोटर से बात की और महिलाओं से बात की, उनके मन में सबसे पहले राजनीति से अलग विकास एक बड़ा मुद्दा है। वो चाहते हैं। और एक बहुत प्रभाव करने वाली, रीमा एक बहुत सेकंड में, एक प्रभाव करने वाली बात एक बच्ची ने कही जो फर्स्ट टाइम वोटर थी। उसने कहा कि मैं बंगाल में पली बड़ी हूँ, बंगाल में पढ़ के मैं नौकरी करना चाहती हूँ और मैं दुर्गा पूजा अपने घर पर मनाना चाहती हूँ। इसके लिए बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, मुझे दिल्ली रह के या कहीं और रह के दुर्गा पूजा में छुट्टियों में नहीं आना है। मुझे ऐसा बंगाल चाहिए जो बंगाल में रह के मैं जॉब करूँ और यहीं दुर्गा पूजा मनाऊँ। तो ये बहुत प्रभावित करने वाली बात है। आज का युवा क्या सोच रहा है और ये पटकथा वास्तव में कहीं ना कहीं बदलाव की कहानी लिख रही है। फर्स्ट टाइम वोटर्स की आप बात कर रहे हैं अमरेंद्र, तो हमने तो ऐसे भी वोटर देखे, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी अभी, हमने ऐसे भी वोटर्स देखे जिनको कि बोलने, जब वो अपनी बात रख रहे थे ना हमारे कैमरे पर, तो कुछ लोग आए और उन्होंने कैमरा बंद करने को बोला और वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अब एहतेशामुल जी, ऐसे जो तत्व थे ना बीच कोलकाता में आकर के जो कैमरा बंद करवा देते थे, माइक बंद करवा देते थे और जो युवा अपनी बात रखने के लिए सामने आ रहे थे उनका मुंह चुप करा देते थे, बंद करा देते थे। तो ये लोग कौन थे पता नहीं, लेकिन रोहित अग्रवाल जुड़ गए हमारे साथ अभी, प्रवक्ता आरएलडी के। रोहित अग्रवाल, ये बताइए, इस बात को लेकर बहुत बवाल कटा। अखिलेश यादव ने जो एक ऑफिसर को वहां तैनात किया जा रहा है, फिर उस ऑफिसर को क्यों तैनात किया जा रहा है, फिर उनके फेक वीडियोस डाल दिए गए और ये कहा गया कि यूपी की तरह बंगाल बनाने की कोशिश है। उसका कुछ असर दिख रहा है क्या इस बारी? देखिए रीमा जी, मुझे लगता है विपक्ष जो है एक नई तरीके की राजनीति लेके आया है। अब वो चूज करेगा कि कौन से अधिकारी अब पोस्ट होने चाहिए,
कौन से अधिकारी काम करेंगे, कौन से जज सुनवाई करेंगे, कौन से कोर्ट में हम जाएंगे सुनवाई करवाने, कौन से कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, हम किस तरीके से हम जबरन वोट करवाएंगे। और ये भी देखा गया बंगाल में चुनाव हो रहा था तो ईवीएम के ऊपर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के निशान के ऊपर टेप लगा हुआ पाया गया। तो यहाँ पे जो ये जो अराजकता थी पश्चिम बंगाल के अंदर, उसका अंत होने जा रहा है। ये जो सरकार द्वारा गुंडाई की जाती थी निरंतर, उसका अंत होने जा रहा है। और ये अंत आपको कैसे दिखाई पड़ रहा है कि जो पहले जो चुनाव हुआ करते थे, जो पहले वोटिंग हुआ करती थी, उसमें किस तरीके से अराजकता फैलती थी, किस तरीके से वहां पे गुंडाई होती थी। बिना खून के तो वहां पे कभी आज तक कोई मतदान पूरा ही नहीं हुआ। और इस बार जैसा कि अभी आपके पत्रकार ने भी बताया कि किस तरीके से छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं और किसी भी तरीके की एक बड़ी घटना वहां पे नहीं होने पाई है, जहां पे वहां पे जो सत्ता पक्ष की गुंडे जो सड़कों पे उतर के जनता को वोट नहीं करने देते थे, पूरे पूरे बूथ कैप्चर कर लेते थे, उसको कंट्रोल करने की चलाइए एक बारी, रुके रोहित, एक बारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पिछली बार से इस बार की तुलना जो है जिले वाइज वो देख लीजिए जरा कि पिछली बार 6 बजे तक कोलकाता दक्षिण में मतदान हुआ था 61% और इस बार 90% के आसपास हो गया। ये टैली बहुत इंपॉर्टेंट है जो चल रही है स्क्रीन पर। पिछली बार 6 बजे तक कितना मतदान हुआ था और इस बार 5 बजे तक सभी जगहों की टैली ये दिखाई दे रही है। तो बहुत ज्यादा अहम बात है ये। कोलकाता दक्षिण में पिछली बार देखिए कितना बड़ा अंतर है, 61% और 86% इस बार। कोलकाता उत्तर में 59% और इस पर 87%। नादिया में 90 से लेकर और पिछली बार 85%। तो ये तो बहुत बड़ा अंतर है भाई पिछली बार से अब तक। और खास करके कोलकाता में, खास करके भवानीपुर में, जहां पर कि ममता बनर्जी का पूरा दारोमदार वहीं टिका हुआ है, उन दो जगहों पर देखें तो 61 और 86, 59 वर्सेस 87। ये कोलकाता उत्तर और दक्षिण की बात हो रही है। इस पर जल्दी से एक रिएक्शन दे दीजिए। है कि जब डर खत्म होता है तब जनता निकल के आती है। जब जनता को लगता है कि हम बूथ पे जाएंगे और सुरक्षित वापस घर आ पाएंगे, तब जनता निकल के आती है। जी, इस पर जल्दी से रिएक्शन दीजिए। कोलकाता, बीच कोलकाता में, राजधानी में और भवानीपुर में पिछली बार से लगभग दुगनी वोटिंग हुई है इस बारी। देखिए रीमा जी, जो हिसाब से मैंने कहा, बार बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि ये जो एसआईआर पश्चिम बंगाल में हुआ, अरे भाई एसआईआर आप कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए ना कैसे हो जाती है दुगनी वोटिंग? अगर नाम कटे हैं तो दुगनी वोटिंग कैसे हो जाएगी? इस बार जनता, इस बार आवाम जो है, समझिए वो अपनी मत का प्रयोग हर हाल में, वो हर चीज से जान रहे कि मैं ये वंचित नहीं रहना है। नहीं तो फिर अगला कदम फिर ये लोग क्या करेंगे? एसआईआर तो अभी हुआ, अगला बार एनआरसी कर देंगे। इसलिए पश्चिम बंगाल के तमाम लोग, चाहे वो किसी भी जाति, किसी कभी आप कह रहे हो कि आपके सारे वोट काट दिए बीजेपी ने, कभी आप कह रहे हो एसआईआर की वजह से बम्पर वोटिंग हो रही है। एक बात पे रही है ना सर, एक बात पर तो रही है शामुल जी, या तो वोट काट करके बीजेपी जीत रही है या फिर आपके वोट आ गए सामने। बीजेपी का सपना साकार नहीं होगा। 60% वोटिंग आप क्या नहीं करोगे, वो जनता तय करेगी। वो जनता तय करेगी, उसका नतीजा 4 तारीख को आएगा। वो आप नहीं तय कर सकते बीजेपी का सपना साकार होगा या नहीं। रीमा जी, मैं ये बात सही बोल रहे हैं कि मैं नहीं तय कर सकता हूँ, लेकिन जनता तय करेगी। 4 तारीख का जब आपके साथ में डिबेट करूंगा तो 4 तारीख को चौथी बार ममता बनर्जी फिर से बन रही है। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी बांग्ला विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी भाषा विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सभ्यता का विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ की कल्चर विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस, सब लोगों, सब जाति, सब समाज के लोगों को लेकर चलते हैं। ये फर्क है, समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी झूठा वादा करते हैं। हमारे यहाँ 2,62,00,000 माताओं बहनों को डायरेक्ट 1500-1700 अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। इस बार महिलाओं ने कहा हमें भत्ता नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए। भाई एहतेशामुल जी, अब ब्रेक ले लेते हैं, रुकिए। भत्ता नहीं चाहिए, महिलाएं लालच में नहीं आई इस बार, सुरक्षा के लालच में आई है वो। सुरक्षा चाहिए महिला को। ब्रेक लेते हैं जल्दी से। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। चलिए, तो एहतशामुल जी ने इतनी सारी बातें कर दी, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ इस वक्त, सैयद जवाद, आपके लिए महिला सुरक्षा मुद्दा था या नहीं? और अगर था तो आप ममता बनर्जी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? और ये सारा जो रायता फैलाया वो तो एक तरीके से राहुल गांधी के वीडियो ने ही बता दिया कि क्या होने वाला है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जान भी गई, हत्या भी हुई, और हमने TMC से कड़े सवाल करे, और हमने मूलभूत सवालों पे जो है वो TMC को घेरा है। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या थे? पूरा कम्युनल चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन एक मुद्दे पे टिके नहीं। पिछली बार का जब चुनाव 2021 का याद होगा, कौन सा मुद्दा कम्युनल था? नहीं, सारे मुद्दे कल वो देख रहे थे, वो हिंदू मुसलमान वाला। आज भी शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए थे, सारे गए थे, घुसपैठिए, उसके बाद से और घुसपैठिए, हाँ, उसमें वो ज्यादातर में रहना चाहिए, घुसपैठियों को निकाल बाहर नहीं करना चाहिए। मेरी बात, ये आपका पॉइंट है? नहीं, मेरी बात पूरी आप मुकम्मल तो होने दीजिए। मुकम्मल कैसे होने दो? आप कह रहे हो बीजेपी ने हिंदू मुसलमान किया, तो काउंटर तो बिल्कुल करा, बिल्कुल कर रही है, और हर जगह कर रही है। अभी इलेक्शन से पहले आज हाँ, बंगाल की ही बात कर रहा हूँ मैं। आज भी देखिए भवानीपुर के अंदर क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी जा करके, नाम ले लेकर कह रहे थे बाकायदा मुसलमान हिंदू भाई, और वहां पे देखो मुसलमान आ गए चीजों। बिल्कुल। अब ये बताइए, ये एक राजनेता के लिए ये कहना सही है जो आप मुख्य पे नहीं? बिल्कुल गलत है। आप चुनावों के अंदर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो मुसलमान जो है हमला कर। 10 सेकंड मुझे पूरी आप नहीं, अरे जवाब नहीं, मुझे पूरी अपनी बात आप आई इतनी देर बाद, मैं अपनी 10 बिल्कुल करा। इसके बाद आप ही के पास अरे रीमा जी, मौका ही नहीं है, क्या करूं? कमाल की बात है, बड़ा दुख हो रहा है, इनको अपना एजेंडा सेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अरे बोलने ही नहीं दे रहे, एजेंडा तो आपका सेट है ऑलरेडी, बोलने कहाँ दे रही हैं? बोलिए। ये कांग्रेस वाले बताएं किसका सेट है? ये तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे वो लो बीच में और कूदे, मियां फाख्ता बीच में और कूदे, और उड़ाइए, और फाख्ता उड़ाइए। नहीं हो रही है कांग्रेस वाले, ये तो अब आप कबूतर ना उड़ाते हैं, फाख्ता ही उड़ाइए। अगर इलेक्शन में हो जाती ना कांग्रेस पार्टी को कुछ और सीटें मिल जाती, लेकिन रुकिए आप एक मिनट, बात कीजिए, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम जो करते हैं सबसे ज्यादा ये ममता बनर्जी करती आई हैं, और ये बंगाल की जनता ने देख लिया कितनी बार उन्होंने तो ये तक यहाँ तक कह दिया। अभी कल्चर की बात कर रहे थे हक साहब, तो भाई कल्चर की बात आप क्या कर रहे हैं? बंगाल विरोधी, भाषा विरोधी, ये विरोधी, वो विरोधी, सब विरोधी आप बता दिया। लेकिन ममता बनर्जी क्या कह रही है कि भाई जो तृणमूल को जो वोट नहीं देगा वो उसे बंगाल में रहने का अधिकार ही नहीं, वो बंगाल में रह ही नहीं सकता, वो बंगाली भी नहीं है, ये तक कह दिया। तो मतलब अगर अपने पसंद के किसी दल को अगर कोई चुन लेते हैं, बहुत सारे बंगाली हैं जो बीजेपी करते हैं, बहुत सारे बंगाली जो कांग्रेस करते हैं, बहुत सारे बंगाली जो दूसरी पार्टी करते हैं, तो इसका मतलब वो बंगाल में रहने के अधिकार ही नहीं, केवल TMC करेंगे। पिछली बार तो आदरणीय गृह मंत्री जी 200 पार का नारा दे रहे थे, इस बार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? पिछली बार तो 200 पार का नारा आदरणीय गृह मंत्री जी ने दिया था, और इस बार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अगर कॉन्फिडेंस है आपके पास, बिल्कुल, अरे उनका जवाब ही नहीं होगा, उनकी तो कहानी होगी पूरी। अभी इतनी देर से कहानी है। मेरी आवाज को ओवरलैप कर रही है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अरे सबसे ज्यादा मौका आप ही के पास दिया है, सबसे ज्यादा मौका आपको दिया भाई बोलने का। आप तो कहानी गढ़ती, पॉइंट टू पॉइंट जवाब नहीं देती। मौका दिया जा रहा है, आपने खुद ही बोला कि उनकी 50 सीटें आ रही हैं और हमारी 11 सीटें आ रही हैं। अब जिसकी 50 सीटें आएंगी उसको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर अभी केरल के अंदर इनकी कितनी आ रही है? कितना मौका मिलेगा ये सोचो। केरला के अंदर कितनी आ रही? 5 राज्यों के चुनाव के अंदर, चलिए इनकी बताइए कितनी आ रही है? केरला के, चलिए आप बात करिए, 5 राज्य के चुनाव है, केरला के अंदर कितनी आ रही है? 50 वालों से, 11 वालों से बाद में कितनी आ रही है आपकी? 11 सीटों वालों से बाद में। अरे केरला के अंदर कितनी आ रही है? एक सेकंड रुकिए, सिर्फ बंगाल पे फोकस करेंगे, केरला पे नहीं करेंगे, तमिलनाडु पे नहीं करेंगे। गजब बात है। मतलब बंगाल में आपने मान लिया कि कांग्रेस आ गई है, आंकड़ा नहीं छुएगी। शांत सैयद जवाद, 11 सीटें मुझे गिन के बताइए कौन कौन सी सीटें भी कांग्रेस जीत रही है, बताइए जल्दी। अब आपको बता दूं कौन कौन सी कलकत्ता के हम बता देंगे। दूसरी चीज बशीरहाट के अंदर आ रही है हमारी, 24 परगना के अंदर हमारी 2 निकल के आएंगी। दक्षिण, अभी मैं निकाल करके दिखा दूंगा सीटें को। दूसरी सबसे अरे सुन लीजिए 2 मिनट के लिए मुझे अपनी बात पूरी मुकम्मल कर ले दीजिए, फिर बात कर ले रहा हूँ।
आप जो पूरा नैरेटिव चलाने की कोशिश नैरेटिव कर रहे छोड़ो, पहले हैं, 11 सुन सीटें लीजिए। बताओ। अरे 11 सीटें हम निकाल के दे देंगे, आप चला दीजिएगा। आपने ऐसी तुक्के में बोला ना, 11 तुक्के में नहीं सीटें आ चला, रही हैं। तुक्के में नहीं चला। अभी हम लोग तुक्के बात में कर 11 रहे थे, सीटें बोली अभी हैं। हम लोग नहीं तुक्के में नहीं बोली, अभी हम क्योंकि अपने सब कई बात के दोस्तों से चला, बात कर 3 रहे थे। सीटें आ नहीं रही हैं, नहीं 2 नहीं सीटें आ रही हैं, नहीं लेकिन नहीं, आपने सब 11 लोग बताया। नहीं कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा जहां परफॉर्म से करेगी। जहां से 11 अभी सीटें अब नहीं रुक बता जाइए पा 2 रहे हो। मिनट के लिए। 11 सीटें हम आपको दे देंगे, आप चला दीजिएगा। मुझे अलग से नहीं भारतीय चाहिए। जनता पार्टी के 200 मुझे सीटें कैमरे क्यों नहीं पर आ रही चाहिए, हैं? 11 सवाल ये सीटें। है कि भारतीय जनता पार्टी की 200 सीटें क्यों नहीं आ रही हैं? आपकी वो तो 11 पहले आ रही है गृह ना? मंत्री जी कहते थे कि 200, अब की आपकी बार 11 आ 200 रही है। पार, आपकी अब 11 की आ बार रही है। 200 पार। कमाल की केरला बात के है। अंदर इनकी कितनी आ रही है? जिसकी खुद की अरे 11 भाई, सीटें आ रही हैं, सही बात वो है। 200 केरला के वालों से अंदर बात कितनी करना आ चाह रही रहा है? अब रीमा जी बोलने नहीं देंगे। अब देखिए, केरला मैंने के आपको अंदर कितना भारतीय मौका जनता दिया, पार्टी लेकिन आप कितनी आ बोल रही नहीं है? पाए। अरे मैंने फिर आपको तो वही, पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया। अरे सिर्फ प्लेटफॉर्म आप आपने ही दे से दिया। सवाल पूछा, अरे लेकिन आप बोल आपने नहीं सवाल पाए। नहीं पूछा, आपने ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछा कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 200 पार का नारा दे रही थी, इस बार कितने दे रही? चलिए बताइए, पूर्ण बहुमत की सरकार दे रही है ना, कितनी सीटें आ रही हैं? चलिए बताइए 200 में से कितनी? 294 के ऊपर नाम बताइए। 294 का रोहित अग्रवाल बताओ कितनी आ रही है 200 में से? टाइम नहीं नाम है। बताओ। कांग्रेस खुद के नारे अरे बना नाम नहीं बताओ, पा रही है। नाम क्यों बता रहे हो? नाम नारा बताओ कांग्रेस कितनी आ डिसाइड रही है? करेगी क्या? अरे क्या कि इंडिया का आप नारा क्या होना चाहिए? 11 के नाम नहीं बता पा रहे हैं, वो 200 के नाम बता दे। हम तो अरे बिल्कुल बताना चाहिए। क्यों इनकी आप तो 11 सरकार नहीं बन बता रही पा है। रहे हैं? इनकी तो सरकार बन रही है, इनको बताना चाहिए कितनी आ रही है सीटें, बता दीजिए। चलिए बीजेपी बता दे। वो दूर होनी चाहिए, जो महिला विरोधी सरकार है वो दूर होनी चाहिए। महिला विरोधी सरकार हमने देखा है दिल्ली के अंदर कैसे झूठे वादे करे हैं। पहली कैबिनेट में पहली नहीं, बिल्कुल बोलूंगा बीच में, पहली कैबिनेट में। हाँ बोले क्यों नहीं? आप भी बोली हो, बीजेपी वाले बोले। हाँ दिल्ली के अंदर कितना आपने बोला था? 2500 रुपए आएंगे, पहली कैबिनेट में आएंगे, 2 सिलेंडर आएंगे। शमीम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शमीम जी बीच में नहीं, शमीम जी। मैम ये तो दो लोगों के बीच ही सारी डिबेट करा दी, मौका ही नहीं दे रहे हैं आप। अरे दे दिया मौका, बोलिए ना सर। जितनी मैम, जितनी अभी जो हिस्सेदारी उसकी ये जो उतनी क्या भागीदारी क्या है? वो राहुल गांधी का स्लोगन, मैं तो उसी को फॉलो कर रही हूँ। देखिए जिसकी एक मिनट में जितनी क्या है भाई, वो रोहित अग्रवाल जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हाँ ये मैं तो इसी को फॉलो कर रही थी, राहुल गांधी को। बोलिए शमीम जी। जी मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो लोग बात चल रही थी इससे पहले के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को श्रेय जाता है और सेकुलर फोर्सेस को श्रेय जाता है कि परसेंटेज ऑफ वोट बहुत बढ़ रहा है। तो मेरा जो मानना है वो ये वजह नहीं है इसकी वजह यह है कि SIR का जो खौफ बैठाया गया है दिलों में और 27 लाख से ज्यादा वोटर, 28 लाख वोट काट दिए गए, तो जो बचे खुचे वोटर हैं उनके मन में खौफ है, एक हिरास है, एक भय है कि अगर वोट ना डाला तो फर्दर आने वाले दिनों में हमारा वोट भी वोटर लिस्ट से, इलेक्टोरल रोल से स्ट्रक आउट हो जाएगा। शमीम जी, जो हमारे वोटर बढ़ चढ़ के वोट डाल रहा 58 है। मौतें जो पिछले चुनाव में हुई और इस चुनाव में एक मौत नहीं हुई, आप खुश नहीं है इस बात से? उसके लिए देखिए, जनता में बेदारी आई है, जागरूकता आई है कि झगड़ा अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, संवैधानिक अधिकार का जो वोट डालने की 5 साल में अचानक से जनता जागरूक हो गई। जागरूकता आ गई। ये जनता की चीज है। मैं यही कह रहा हूँ, वोट डालने में आप ये नहीं मानने को तैयार वोटर के मन में जागरूकता है, वो अपने अधिकारों के प्रति अब सचेत है। किस एंगल से हुई है ये आप बताने को तैयार है? मतलब आप जनता की उपलब्धि नहीं बताएंगे। जनता अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है, अपने हक का इस्तेमाल कर रही है, वो कहने में आपको शर्म आ रही है। आप जनता को क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। जनता निकल के आ रही है वोट देने के लिए, आप उसकी जगह कहना चाहते हैं कि साहब ये तो डर है। ये डर नहीं है, क्योंकि डर तो समाप्त हुआ है, तब जनता निकल के आई है। जो डर था कि हम पोलिंग बूथ पे जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, TMC के गुंडे हमें मार देंगे, वो डर खत्म हुआ है, तब जनता निकल के आई है। सच्चाई ये है, डर का अंत हुआ है, इसलिए जनता निकल के आई है, इसलिए 90% वोटिंग हुई है। जनता जागरूक हुई है और जनता ने आज ठाना है कि ये महिला विरोधी सरकार को हटाना है, ये अराजक सरकार को हटाना है, गुंडाई करने वाली सरकार को हटाना है, इसलिए जनता निकल के आई है। मिस हो रहा है। ऐसा नहीं है जी, एक खुशफहमी में मत शमीम रहिए। जी, एक पॉइंट आपने मिस कर दिया। एहतेशामुल जी बताएं। ये वो जनता नहीं थी जो लड़ाई करती थी, जो लोगों को मौत के घाट उतारती थी, ये कार्यकर्ता होते थे, है ना? ये TMC के कार्यकर्ता थे। हो सकती है। एक मिनट, TMC के कार्यकर्ता होते थे ना सर, जो ये सब करते थे या नहीं देखिए, करते थे? दोनों तरफ से झगड़ा। आप जनता को कह रहे हो, जनता मासूम है, जनता को बीच में मत लाओ। जनता नहीं करती है सब कुछ, जनता एक हाथ से ताली नहीं बजती मैम। झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग दोनों तरफ होते हैं। जनता नहीं करती। ये वो कार्यकर्ता सिंडिकेट करते थे एहतेशामुल जी। इस बार उनको धमकाया गया
इस बार फोर्स लगाई गई, इस बार पूरी तरह से सब चौकन्ने रहे, अधिकारी वहां पर तैनात रहे, चुनाव आयोग का डंडा चला, इस वजह से नहीं हुआ। देखिए रीमा जी, मेरा एक सवाल है दोनों प्रवक्ता से, कांग्रेस के भी और एक सेकंड। हाँ, धमकाने चमकाने का काम हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ के गुंडों को, टीएमसी के लोगों को उल्टा लटकाऊंगा। गुंडों को तो लटकाना ही चाहिए उल्टा। सुनिए ये हम लोग नहीं करेंगे, उल्टा लटकाना ही पड़ेगा, नहीं लटकाना टीएमसी के नेताओं को, टीएमसी के लोगों को, गुंडों को। देखिए गुंडों को बोला उन्होंने। देखिए आप दूरदर्शन टीवी पे बैठ करके एंकरिंग कर रहे हैं, आप जो है निष्पक्ष रहिए, इस तरह का काम मत कीजिए। अमित शाह ने क्या बोला था? गुंडों को उल्टा लटकाएंगे या टीएमसी के नेताओं को उल्टा लटकाएंगे? आप बताओ। सरकार बनने दीजिए, हमारी सरकार बनने दीजिए। सर मैं कोलकाता में थी, मैं वहीं थी, मैंने सुना भाषण, मुझे पता है क्या बोला गृह मंत्री ने। सरकार मेरी बन रही है। अमरेंद्र को लाती हूँ बीच में, अमरेंद्र बताइए। अच्छा मैं एक बार मत कर रहा हूँ, 30 सेकंड गलत बयानी नहीं चलेगी यार, गलत बयानी नहीं चलेगी ना। नहीं, कौशल मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। 1 मिनट रुकिए। क्या कहा था अमरेंद्र गृह मंत्री ने? देखिए रीमा, जो ये बात कह रहे हैं, ये 2016 में कांग्रेस के पास 44 सीटें थी, 12% वोट बैंक था। इससे पास वाम के पास 26 सीटें थी, 19% वोट बैंक था। 2021 में दोनों जीरो आ गए और अब फिर से चुनाव में खड़े हुए, तो ये तो जनता के पास पता है। और गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सीए और एनआई जो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन गुंडों को लटकाया जाएगा। ऐसी बात कहीं आई नहीं। उन्होंने कहा था गुंडों को लटकाया जाएगा। कौशल मिश्रा जी, गुंडे बोला था गृह मंत्री ने, या टीएमसी के नेताओं को उल्टा लटकाएंगे? चुनकर हिसाब लिया जाएगा। ठीक है रीमा जी, गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। एग्जैक्ट कोट है। चुन कर टीएमसी के गुंडे तो भाजपा में आ गए। टीएमसी के जो गुंडे थे, जो आरोपी थे, वो तो भाजपा में आ गए। किसको आप लटकाएंगे? अरे भाई, अरे जितने जिनके ऊपर आरोप लगाया करते थे। अच्छा चलिए, अच्छा हम देख नहीं पाए। हाँ, ये अभी जुड़े तो एडवांटेज है इनके। आपके पेट में दर्द होने लगा। अरे नहीं, हमने बताया टीएमसी के गुंडे जो हैं वो भाजपा में आ गए। अरे भैया, घोषित कर दे सारी पार्टियां, उनके पार्टी में कितने गुंडे हैं हम भी। अरे निकाल लीजिए लिस्ट, तो घोषित कर ले। आप निकाल लीजिए कितने रेपिस्ट हैं, कितने भूमाफिया हैं, कितने लोग हैं, लिस्ट निकाल लीजिए उनकी। नहीं होती है ना, अभी वो जुड़े हैं, मैंने उनसे पहला सवाल किया, अभी से आप बीच में बोल रहे हो। अच्छा, बहुत जल्दी फेस बदल जाता बीजेपी का। अरे रीबा जी सुनिए ना, सबको दिख रहा है कि जनता ने बदलाव का बटन दबा दिया है और इतनी ताकत से दबाया कि तृणमूल का एक तृण हवा में उड़ जाएगा। बंगाल में बदलाव की जो आंधी चली है, इसमें दीदी के अत्याचार का किला जिस तरह से ढहेगा, उसको देखकर दिल्ली घबरा गई है। इसका एग्जाम्पल क्या है? आज तक के जितने पीछे चुनाव हुए हैं, दीदी हमेशा 3 बजे के बाद अपने क्षेत्र में जाती थी, विधानसभा क्षेत्र में, और उसमें जाकर के वोट डालती थी। आज दीदी कहाँ घूम रही है? अपने ही विधानसभा, टीएमसी के अध्यक्ष ममता दी, बंगाल की एक सीएम ममता दी, 3 बार की सीएम ममता दी, अपने क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकल पाई। तो हार का डर किसके दम पे है? इनके दम पे है। दूसरे इनके जो गुंडे लोग हैं वो कहते हैं कि तुमने शुरू किया है, हम खत्म करेंगे। अभिषेक बनर्जी बोलते हैं 4 तारीख के बाद तो हम ही रहेंगे। ये धमकी किसको दे रहे हैं? कुछ नहीं है रीमा जी, जब गुंडे मारे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे। यही आने वाला है समय कि जब गुंडे मारे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे। शामुल जी बताइए भैया, धमकियों को जवाब दे दिया जनता ने ना। 4 तारीख के बाद गृह मंत्री बंगाल में नहीं आ सकते, अधिकारियों को धमकी दे रही हैं दीदी। रीमा जी 4 तारीख को मैं बैठूंगा और जरूर बैठूंगा और 1 बजे तक का रिपोर्ट मिल जाएगा। चौथी बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को क्या होगा? सरकार बनने के बाद गृह मंत्री को नहीं आने दोगे ना बंगाल में? देखिए सभी को आने देंगे, लेकिन धमकी तो दी थी। पश्चिम बाहरी कौन है? अभिषेक बनर्जी ने तो धमकी दी थी। बाहरी कौन है? भैया ये बता देना, बाहरी कौन है ये जरूर बता दीजिए। नेशनल चैनल पर बाहरी कौन, ये बता दीजिए। बाहरी कौन है? बाहरी कौन है जो बंगाल से
बाहर के लोग अभी देखिए, अभी क्या है, चुनाव प्रचार में बंगाल क्या कोई किया? अलग कंट्री नहीं है, कौन? बंगाल अलग कंट्री नहीं है भाई, गलतफहमी के शिकार मत होइए। बंगाल हमारे ही देश में है, भारत का हिस्सा है भाई, आपने उसको अलग ही घोषित कर दिया क्या? देखिए बंगाल के बाहरी, बंगाल के बाहरी क्या होता है? 19 घुसपैठिया है, बंगाल के बाहरी घुसपैठिया है, बंगाल के बाहरी बांग्लादेशी है, बंगाल के बाहरी रोहिंग्या है, यही तो हम भी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इनके लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश बाहरी हो गया, बिहार बाहरी हो गया। मैंने कहा एक नारी 100 पर भारी, और मैं बार बार कर रहा हूँ, एक नारी 100 पर भारी। आप 4 तारीख को देखेंगे, एक नारी 100 पर भारी, ये नारा दिया है। एक नारी 100 पर भारी। भारतीय जनता पार्टी के अमरेंद्र, आप बिहार से हो ना? मैंने तो ये नारा सुना था, एक बिहारी 100 पर भारी, बट उन्होंने नारा ही बदल दिया। मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा एक नारी 100 पर भारी, हमारी एक ये नारा बदल दिया भाई, अमरेंद्र। देखिए रीमा जी, ये तो निश्चित तौर पे नारों का समय खत्म हो गया है। 152 सीटों पर जनता ने बहुमत के साथ मतदान किया है। 23 तारीख को 142 सीटों पर आज मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है। इसका रिजल्ट साफ है, जिस तरह से जनता ने विश्वास और भरोसे पर अपना साथ दिया है, तो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ ये बंगाल बढ़ रहा है। और डेवलप जो बंगाल है, सोनार बंगाल है, उसकी परिकल्पना से के साथ लोग वोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष होगा वो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जनता ने बदलाव के साथ अपनी मतदान को दिया है। रीमा, चलिए अमरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन अब मैं जरा सैयद जवाद आपका रुख करना चाहूंगी। सैयद जवाद, ये बताइए, ये राहुल गांधी को किसने ये ज्ञान दिया था या एडवाइस दी थी कि बीच चुनाव से पहले वो ऐसा वीडियो जारी करें जिससे पूरा फायदा बीजेपी को हो जाए? मतलब राहुल गांधी किस तरफ हैं, ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है। नहीं, राहुल गांधी संविधान की तरफ हैं, देश की तरफ हैं, और जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनकी तरफ उनका झुकाव है। अच्छा। हाँ, बालक कुछ लोगों का अब झुकाव जो है, गठबंधन में ममता बनर्जी नहीं है क्या? रीमा जी, ये तो साफ है ना? रीमा जी, मैं अपना पूरा वक्तव्य रख लूं? हाँ, रखो। पूरी बात तो रखने दीजिए। 10 सेकंड नहीं होता, सबसे ज्यादा अच्छा, रखिए, फिर किसी के बीच में मत बोलना। लेकिन नहीं, अगर मुझे इंटरप्ट करा जाएगा तो मैं करूंगा। नहीं, मैं तो इंटरप्ट कर सकती हूं ना भाई, आपका तो पूरा, अरे नहीं, अरे आपका तो पूरा हक है, आप मुझे 1000 बार करिए, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, मैं बार बार सवाल एक ही कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार कहा था अब की बार 200 पार, लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी का पहले चरण के बाद कॉन्फिडेंस उड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार, हम अच्छा करेंगे, ये करेंगे। अच्छा, फिर दूसरा स्टेटमेंट अभी तक मैंने देखा, उनका 2 महीने तक आर्म फोर्सेस रहेंगी। ये क्या है? ये डरा हुआ स्टेटमेंट है भाई, भारत का ही हिस्सा है ना। 2 महीने तक क्या रह करके करेंगे वहां पे आर्म फोर्सेस, और उनको कोई काम नहीं है और जगह पे नहीं है। ये सारा नैरेटिव जो दिखा रहा है, ये परेशानी भारतीय जनता पार्टी देख रही। अच्छा, वहां पर भी खेमेबाजी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की खेमेबाजी बता नहीं रही आप, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो गए हैं, चाहे और लोग हो गए, वहां पर देखिए सबके अपने अपने खेमे बटे हुए हैं, लेकिन उस खेमों की बात ही नहीं करी। बहुत ज्यादा 50 से नीचे उठ करके आएगी इस बार भी, लिख लीजिएगा भी आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने जो बात कही, देखिए राहुल गांधी साहब ने जो बात कही वो मूलभूत समस्याओं पे करी। हमारे कार्यकर्ताओं की जान गई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जान गई, और खुद टीएमसी के कई लोग, कई नेता थे तो उस बात को बोला उन्होंने कि कहा है। लेकिन जो आप सोचिए, अब आपके पास 2 गुंडे हैं, एक बहुत बड़ा गुंडा है और एक छोटा गुंडा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े गुंडों की पार्टी है और टीएमसी छोटे गुंडों को पार्टी है। तो आप में 2 में से अगर चुनना पड़ेगा तो फिर किसको चुनेंगे? आप छोटे गुंडे को चुनते हैं। जितने टीएमसी से निकाले हुए जिनके ऊपर, और कौन है? अरे बीजेपी ने किन लोगों को लिया है? अरे चाहे छोटा गुंडा हो, चुनना जरूरी है। हाँ, अब आप ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन के तौर पे अगर आप देखेंगे, लेकिन कोई रिएक्शन कौशल जी, एक मिनट नहीं, हो गया। चलिए कौशल जी, बड़े गुंडे को, बहुत बड़े गुंडे। हाँ, एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। आरजी कर की पीड़िता की माँ ने जिस गुंडे को चुना है, उसी गुंडे को पूरा बंगाल चुनेगा, क्योंकि उसने कांग्रेस को नहीं चुना, उसने लेफ्ट को नहीं चुना, वो टीएमसी की सताई हुई थी तो गई किसके पास? बीजेपी के पास आई ना यार। अगर उनके पास कोई ऑप्शन होता, अगर आप बहुत भले थे, आप बड़े ताकतवर थे, आप में दम होता, तो वो आपके पास आती ना। आरजी करके पीड़िता का तो पॉलिटिशियन नहीं थी ना,
उसे तो जो मजबूत साख मिली उसको पकड़ लिया। मजबूत साख कौन है? बीजेपी। क्योंकि बीजेपी आप देखिए ना, 2 सीट से 77 सीट रीमा जी, करीब करीब 35 गुना। 2 सीट से 77 सीट 35 गुना पिछले चुनाव में बढ़ी, तो क्या इस बार 2 गुना भी नहीं होगी? क्या बात करते हैं। और जबकि वोटिंग परसेंट अभी कलकत्ता का आंकड़ा आया है, कलकत्ता में 26% ज्यादा वोटिंग हो चुकी है 5 बजे तक, पिछली बार से 26% ज्यादा। किसके लिए हो रही है? अरे बदलाव के लिए हो रही है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कॉलेज के अंदर जो घटना हुई थी, उसके बाद तो सीबीआई इंक्वायरी आपके पास थी, क्या निकल के आया उसके बाद? आरजीकर मेडिकल कॉलेज, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, किसके पास? आरजीकर मेडिकल कॉलेज को, एक सेकेंड, आप सवाल तो पूछिए उनसे। पूछती हूँ ना। आरजीकर मेडिकल कॉलेज विक्टिम, आरजीकर मेडिकल कॉलेज को किसने स्कैम बोला? राहुल गांधी ने। सुनी थी वो बाइट या मैं सुनाऊं? अरे मैं सुनता रहता हूँ। उन्होंने कहा ये पूरा स्कैम था, इस घटना को स्कैम बताया राहुल गांधी ने। और फिर आप सुरक्षा की बात कर रहे हो और महिला की बात कर रहे हो, किस मुंह से करोगे? अरे उस मुंह से करेंगे। मैं आपको किसी पश्चिम बंगाल के किसी मुद्दे पर छोड़ ही नहीं रही हूँ। नहीं मत छोड़िए, भाजपा से पूछिए ना। अरे क्यों पूछो भाजपा से? क्यों केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं है? उनसे सवाल बनता है, और जो उस घटना को स्कैम कह रहे हैं उनसे सवाल ना पूछा जाए। अरे स्कैम की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, एक स्कैम हो तो बताएं, 10 स्कैम बता देंगे हम इनके, और अभी कई निकाल के बता दें कितने बड़े बयानों की अगर लिस्ट बनेगी ना, तो उसमें भाजपा का नाम सबसे पहला होगा, सबसे पहले भाजपा का नाम आएगा। अब मैं एक मिनट अपने संवाददाता के पास चलूंगी, सौरभ दत्ता के पास। सौरभ दत्ता, सारा क्रेडिट जो है वो इस बार चुनाव आयोग को जाता है। पिछली बार 58 मौतें होती हैं, इस बार छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई बड़ी घटना नहीं होती। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या सुगबुगाहट लगी? और अब जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है उसके बाद क्या है? देखिए, जिस तरह की वोटिंग हुई है इस बार, उसके बाद चुनाव आयोग का कहना है, चुनाव आयोग पहले से ही कह रहा था कि पहली चरण में जिस तरह की वोटिंग हुई थी उससे भी वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे दूसरे चुनाव में। और अब शाम 5 बजे तक 90% पोलिंग, वो भी उस चरण में जिस चरण में अर्बन सीटें हैं, वो चाहे वो कोलकाता के 11 सीट हो या फिर हावड़ा अर्बन की जो सीट है, हुगली अर्बन की जो सीट है, नॉर्थ 24 परगना की जो अर्बन सीटें हैं, साउथ 24 परगना की जो अर्बन सीटें हैं, इनको कुल मिलाकर भी 5 बजे के बाद 90% पोलिंग हुआ है। तो चुनाव आयोग एक तरफ से खुद को पीठ थपा रहे हैं कि जो उन्होंने कोशिश किए थे आखिरकार वो उसी लक्ष्य में चल रहे हैं। अभी तो 6 बज चुके हैं, लेकिन इसके चलते भी फलता का जो इंसिडेंट हुआ है, फलता का मतलब जहांगीर खान जहां से तृणमूल के कैंडिडेट हुए हैं, जहां पे वो सिंघम वर्सेस पुष्पा वाला कंट्रोवर्सी कल तक ट्रेंड में था, तो वहां पर भी देखा गया है कि काफी सारे ऐसे बूथ हैं जिस बूथ में ईवीएम में सेलोटेप लगाया गया है। तो सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा है कि ये जो सारी घटनाएं हैं और जिन जिन घटनाओं में ऐसा देखा जाएगा कि वोटिंग पैटर्न जो है ईवी वोट के साथ छेड़खानी की गई है, उन बूथों में रिपोल होने का संभावना है। ये बात बिल्कुल चुनाव आयोग की तरफ से सामने आ गई है। मैं आती हूँ सौरभ आपके पास, अभी वापस आती हूँ। इसके बाद शमीम जी आपसे सवाल लूंगी मैं, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है। आप ही के पास आऊंगी, इसके बाद छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आती हूँ आपके पास। से बता दियो, चलिए 5 मिनट मारो। 10 लाख की लॉटरी मुझे, फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो देखिए, इस बार की इतनी बड़ी खबर कि 6 बजे, अब पहले आपको बता दें कि अब वोटिंग खत्म हो चुकी है और 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो लगभग 90% से ज्यादा मतदान की खबर है। अभी जो ताजा आंकड़े हैं कुछ ही समय में वो भी आ जाएंगे, एग्जिट पोल भी आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब जरा शमीम जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए शमीम जी, अब ये तो क्लियर हो गया। अब जो आरोप लगते थे ना बीजेपी की बी टीम कौन है, एआईएमआईएम तो नहीं है ना? आप तो नहीं हो? इस बार आपने साफ कर दिया आप नहीं हो बीजेपी की बी टीम।
भाई जो 280 सीटें हार रहे हैं, जमानत नहीं बेचारे, वो हैं। आप कौन हो? ये इस चुनाव ने क्या तय किया वो तो बताओ। नहीं, हमने तो देखिए 8 से 10 सीट लड़े हैं और 3-4 जीत जाएंगे हम। बहुत ही कैंडिड तरीके से आप बता रहे हो कि मतलब 8 से 10 लड़े, 3 से 4 जीत जाएंगे, है ना? और ये हुमायूं कबीर के साथ पहले गठबंधन, फिर बाहर निकले, फिर हुआ, फिर नहीं हुआ, क्या हुआ ये? नहीं, हुमायूं कबीर से हमारा 1 हफ्ते के लिए गठबंधन हुआ। हम हुमायूं कबीर नाम की चिड़िया को ना जानते थे ना आप जानते हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हुई, ऑडियो वायरल हुई, हमने फौरन अपना पल्ला झाड़ लिया इनसे। गलत तो आप इस बार इसका मतलब इस चुनाव में किसी को ना फायदा पहुंचा रहे हो ना नुकसान पहुंचा रहे हो, है ना? मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं, मेरी दृष्टि में, मेरी निगाह में जो प्रतिशत वोट बढ़ा है वो बढ़ा है संविधान को बचाने के लिए। मतदाता निकला है कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब बचाने के लिए। बीजेपी के फेवर में आप ये कह रहे हो? हाँ, नहीं, बीजेपी के फेवर में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन उनके जमाने, उनको तो संविधान को कौन, बीजेपी बचा रही है ना? कौन बचा रहा है संविधान को? कुछ लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं। अच्छा, उनके खिलाफ मैंडेट आ रहा है। अरे सर 24 में बोली थी ये बात, अभी 26 तक बोलते रहोगे क्या? अब वोटर के मन में यही तो है, जब 24 में बोला था ना ये नारा, अब 26 में कहाँ? आउटडेटेड हो गया ये वाला तो। वोटर बहुत एक्टिव हो चुका। रोहित अग्रवाल, ये नारा अभी भी चलेगा क्या? देखिए, अब जनता पुष्पा की बात कर लेते हैं ना इस बार। देखिए रीमा जी, स्थिति बिल्कुल साफ है। 24 में इन्होंने जनता को गुमराह किया कि संविधान खत्म हो जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ वो जनता ने देख लिया कि भाई सरकार दोबारा एनडीए की बनी और संविधान खत्म नहीं हुआ, संविधान और मजबूत हुआ। तो वो जो स्थिति थी वो जनता देख चुकी है और जनता ये भी समझ चुकी है कि कौन छलने की कोशिश कर रहा है। भाई मुझे तो कांग्रेस बता दे कि कांग्रेस किसकी बी टीम के रूप में वहां पे पश्चिम बंगाल में काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं हम 11 सीट जीत के आएंगे। तो जो 11 सीट जीत के आओगे इसका समर्थन किसको करोगे? समर्थन किसको करोगे 11 सीट का? सरकार तो बनेगी नहीं आपकी 11 सीट से, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना। अरे भाई केरल का भी रिजल्ट देख लेना भैया, केरल का भी रिजल्ट देख लेना। कांग्रेस वहां भी नहीं है, कांग्रेस वहां नहीं है। 5 राज्य के चुनाव के अंदर आप देख लीजिए ऐसा तब होता है, सही और हम लोग कहां पर हैं। ऐसा तब होता है जब ना किसी भी टैली के बिना, रिसर्च किए बिना, किसी राज्य के बारे में पता किए बिना पैनल पर आकर बैठ जाओ तो कुछ पता नहीं होता। अब आपने केरल की बात कर दी। केरल में गए थे आप? केरल बिल्कुल नहीं गए। केरल के बारे में पता है वहाँ पे बीजेपी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है? अरे आप तो हर जगह बीजेपी का ग्राफ ही बढ़ाते हैं। पता ही नहीं है। अरे आप बीजेपी का ग्राफ कितनी सीटें आएंगी? कितनी सीटें आएंगी? जब आपको कुछ पता नहीं है तो क्यों बहस कर रहे हो? कितनी सीटें आएंगी? आपको पता नहीं है बीजेपी के अरे भैया, नजूमी तो असली भारतीय जनता पार्टी वाले हैं ना। केरल में बीजेपी कहाँ जा रही है ये आपको पता है? अरे हमें पता है कहाँ जाएगी, शून्य पे आएगी और शून्य पे आएगी। और बता दूं, आप बताइए, नजूमी तो हम नहीं, आदरणीय बीजेपी की स्थिति क्या है वहाँ बताइए। आदरणीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी तो नजूमी है। वो तो बताती थी 200 पार आएंगे, 400 पार आएंगे, अब की बार यहाँ आ जाएंगे। अब कहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो? अभी आप केरल पहुंचे थे, आप बता रहे ना। पिछली बार मैं यही कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के अंदर खुद आदरणीय गृह मंत्री जी कह रहे थे अब की बार 200 पार 200 पार। हम यही पूछ रहे हैं कि इस बार वो कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्यों नहीं लिख रहा है? हम कह रहे हैं कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर। हम पहले से बेहतर परफॉर्म करते हैं, 10 से 11 सीटों के ऊपर हम लोग आ सकते हैं बेहतरी के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों में से कितना घट रही है वो नहीं बात करी जा रही है। आप एक सेंट्रिक जो है वो बात कर रहे हैं, आप ये बता रहे कितनी सीटों पर घट रहे हैं। कौशल जी जवाब दीजिए। अरे रीमा जी, कांग्रेस के पास कुछ खोलने के लिए है नहीं, तो शून्य पे है। पहले फेज में 110 सीटें और दूसरे फेज में जिसकी हम बात कर रहे हैं 142 कम से कम। 142 कम से कम तो ये कितनी पहुंच गए? कितनी पहुंच गए? 142 पर तो चुनाव 142 में से 142। पिछली बार कितनी जीते थे आप? अरे भाई कितनी 142 में कितनी जीते थे? एक सेकंड कौशल जी, कितनी जीते थे आप 142 में? वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, 2 से पहुंचे थे 77। अरे 142 में कितनी जीते? वो टोटल बोल रहे 142 सीटें टोटल ना। टोटल नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्टेज में बोल रहा हूँ भाई, मैं स्टेज में बोल रहा हूँ जी। इस फेज में 142 और पहले वाले में 110 उन्होंने तो बता दिया। अब आप बताओ। हमने तो बता दिया उन्होंने। अब बोलो आप इस फेज में कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? नहीं, इस फेज में अच्छी आएंगी। अच्छी क्या होता है? मुझे लगता है कि उनसे तो आप आंकड़ा पूछ रहे हो। नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी से हम तो ये तो लगातार सवाल करते रहेंगे। यानी आपकी कितनी आ रही है? 200 से ऊपर आ रही है आपकी। यानी
256 बन गई ऐसे तो कमाल की बात हो रही है। 256 हो गई आपकी। आपको तो आउट कर दिया पश्चिम बंगाल से। हाँ सही है जवाब। नहीं आउट, आप अपनी तो कोई बात ही नहीं करोगे, आप बीजेपी से सवाल पूछोगे। तुम बताओ भाई तुम्हारा क्या है ना? नहीं, हम इसलिए पूछेंगे क्योंकि दावा तो यही कर रहे हैं कि हम बना रहे हैं। आप लोगों ने तो दावा भी नहीं किया। नहीं करा, क्योंकि हमें और मजबूती के साथ काम करना है। लेकिन आप देख लीजिए कि हम पहले से बेहतर परफॉर्म करेंगे, हमारा वोट शेयर भी इंक्रीज होगा और हम बेहतर। लेकिन हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात करें, कम्युनल फोर्सेस को हमें रोकना। भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति है उसको हमें रोकना पड़ेगा, चाहे प्रदेशों के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो। और हम वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो है ना कि वो आप जो है चलते चले जाएंगे और अपनी मार वाणी गाते चले जाएंगे, अपनी ही भाषा सुनाते चले जाएंगे। चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले आपको याद होगा 2 सीटों पे थी, आज बढ़कर के 240 पर आई है, 300 पे पहुंचे। अब फिर घटना चालू होगी, 240 से 40 पर आएंगे, फिर 4 पे पहुंच जाएंगे। कौन सी नई बात होगी? ये तो चलता रहता है राजनीति के अंदर बाहर नीचे। कौशल जी अरे भैया आपने बहुत बोल दिया। अब मुझे ये बता दीजिए मेरे बोलने के बाद बता दीजिए कांग्रेस की कितनी सीट आएंगी? वो बता चुके हैं 11 सीटें। हम तो कह रहे हैं 10 से 11 सीटें आएंगी। वो कह रहे हैं 11 सीटें। और यहाँ अभी डीडी के अंदर मेरा नेट नहीं काम कर रहा, तो हम सीटें भी आपको निकाल करके बता दें कौन कौन सी सीटें। याद भी नहीं है सीटें, आपको नेट पर देखनी पड़ेंगी। हम तो बता रहे ना, जनता ने डिसीजन लिया और जिस तरीके से वोटिंग हो रही है हमारी सरकार बन रही है। शामुल जी कितनी सीटें आ रही है टीएमसी की? ममता गई, सीधा नारा है 4 वही ममता गई। अरे पिछली बार भी आपने लगाया 230। हमारे मित्र अभी भारतीय जनता पार्टी के जो बोल रहे हैं कि 142 का जो चुनाव सेकंड फेज में हो रहा है वो पूरी इनको मिलेगी। और इन्होंने पहले आपको नंबर चाहिए तो मैंने दे दिया जी। आपको नंबर चाहिए तो मैंने दे दिया। हम तो सबसे जीतेंगे ना। सुन लो यार, सुनने का क्षमता रखो भाई। अच्छा आप अपना तो बताओ शामुल जी, अपना बताओ ना, आपको कितनी मिल रही है आज के फेज में? कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? मैं आज की सीट टोटल हम लोग 230 सीट कम से कम लेके आएंगे। दोनों फेज मिला 4 तारीख को आपसे डिबेट करेंगे, दोनों मिला करके, पहले फेज कर आज की फेज को मिला करके 230। हमारे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के 230 लिख लिया। पे अगर कम बेस होगा तो बताइएगा 4 तारीख को लिखिए। तो हमारे मित्र जिस हिसाब से कह रहे हैं कि हम 142 सीट आज लेके आ रहे हैं और 110 सीट वो आगे का पहले चरण का वादा किए, वो तो समझ लिए उनके पास 252 हो गया। तो हम लोग जो 15 साल जनता का सेवा कर रहे हैं तो हम लोग क्या झालमुड़ी बेचेंगे क्या? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? तो सभी कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, वो तो जनता क्या करेगी ना किसने सही सेवा की है। सुनिए, बोलिए झालमुड़ी बेचवा देंगे। हम पश्चिम बंगाल के लोग हैं, हम झालमुड़ी बेचवा देंगे। हमने कहा कि एक नारी। अच्छा ममता बनर्जी ने, कौशल जी, ओके कौशल जी, ममता बनर्जी ने कहा था, एक सेकंड, ममता बनर्जी ने कहा था अब मैं यहां पर जीतने के बाद दिल्ली मेरा निशाना है, मैं दिल्ली पहुंचूंगी और दिल्ली पहुंचने के बाद भेलपूरी खाऊंगी और खिलाऊंगी आपको। ममता बनर्जी तो कुछ भी बोल सकती है, महिला है, कुछ भी बोल, उसमें क्या दिक्कत है? वो दिल्ली आएंगे, अब जीत के आएंगे हार के आएंगे, जनता डिसाइड करेगी। और जो मैंने 142 सीटें बोली इसलिए बोली क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है और मैं तो बोल रहा हूं मैं तो 142 पे 142 जीतूंगा। मेरा काम है ये बोलना भाई, क्लेम करना, और मैं जीतूंगा। जनता डिसाइड करेगी ना, जनता डिसाइड करेगी और जनता ने डिसीजन ले लिया है। जिस तरह से आप देखिए ममता बनर्जी की बौखलाहट नजर आ रही है, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी के बयान नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से छटपटाते हुए पूरे बंगाल में नहीं अपने सिर्फ विधानसभा में घूम रही है, उसी से पता चलता है कि ममता जी की सरकार जा रही है। और 142 का क्लेम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 142 पे हमारी पार्टी लड़ेगी, 141 पे लड़की लड़ी तो 141 पे जीतेंगे, जितने पे लड़े उतने पे जीतेंगे जी। हम क्लेम ये करेंगे, रिजल्ट जनता डिसाइड करेगी, इसमें क्या गलत है भाई? आप 10 के क्लेम करें, आप करते रहिए। एक क्लेम करने की बात नहीं है ना, यहाँ तो बात इसकी हो रही है कि जनता ने इस बार किस मुद्दे को सबसे ज्यादा चुना था और ये तो जनता ही तय करेगी कि भाई सही सेवा किसने की है। शामुल जी, ये आप नहीं तय कर सकते ना। इस बार जनता के मन में क्या है ये तो जनता का मन बताएगा ना, आप कैसे बताओगे? नहीं बता सकते आप। देखिए
रीमा जी मैं बता रहा हूँ, फिर से दोबारा मैं कह रहा हूँ, आपने कह दिया 230 सीटें आ रही हैं, है ना? अच्छा रुकिए, आपने कह दिया 230 सीटें आ रही हैं, 230 ना जी। तो इसके बाद ममता बनर्जी रिटायर हो रही है क्या? 230 सीट लाने के बाद उन्होंने कहा अब मैं दिल्ली पहुंचूंगी। तो दिल्ली पहुंचेंगी उसका मतलब क्या है? वो 29 में, अरे 2029 में उन्होंने ऐसा तो कहा ही नहीं 29 में, उन्होंने कहा बंगाल जीतने के बाद अब मैं दिल्ली पहुंचूंगी। नहीं दिल्ली पहुंचोगे तो हम रणनीति बनाएंगे, पहले तो ये तो अभिषेक बनर्जी के लिए मतलब ये चुनाव लड़ा गया है? बिल्कुल ममता बनर्जी के लिए लड़ा गया है। अभिषेक बनर्जी के लिए लड़ा गया है चुनाव? ममता बनर्जी नहीं कभी नहीं बात। तो ममता बनर्जी दो जगहों पे कैसे रह सकती है, बंगाल में भी और दिल्ली में भी? वो फिर उस टाइम का रणनीति बनाया जाएगा, उस टाइम का रणनीति बनाया। क्यों आपको घबराहट है इतना जल्दी? मैं क्यों घबराऊंगी, मैं तो जानना चाह रही हूँ भाई कैसे भेलपूरी वो दिल्ली। और पहली बात तो मैं ये बता दूं, सुनिए मेरे को ब्रेक लेना है, लेकिन एक बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा दिल्ली आके भेलपूरी खाएंगी। आपको पता है पार्क स्ट्रीट में, रसल स्ट्रीट में, सब जगह पे भेलपूरी इतनी बढ़िया मिलती है ना, उसके लिए दिल्ली में आके खाने की जरूरत ही नहीं थी, वहीं पे खा सकते हैं भेलपूरी। लेकिन पता नहीं उनको दिल्ली आकर ही भेलपूरी क्यों खानी है। आप अपने राज्य में भेलपूरी क्यों नहीं खाना चाहते भाई, बंगाल में? नहीं, राजनीति का भेलपूरी, वो राजनीति। अच्छा, राजनीति की भेलपूरी खानी है, असली भेलपूरी नहीं खानी जी? नहीं, राजनीति की भेलपूरी खानी है। अच्छा, जैसे मोदी जी ने तो असली झालमुड़ी खाई, लेकिन ममता जी राजनीतिक भेलपूरी खाएंगी। हाँ, राजनीतिक के भेलपूरी वहां खाएंगे हम लोग। ओके, चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक। थैंक यू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ये तो हो गए सियासी मुद्दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिसको कि हम बैटल ऑफ बंगाल, उसके सियासी मुद्दे भी मान रहे हैं। इस बार बहुत सी ऐसी बातें थी, लेकिन जरा हम एक्सप्लेनर के जरिए भी आपको बता देते हैं कि आखिर वो कौन से सियासी मुद्दे रहे जिसकी वजह से इस चुनाव में जनता ने निकल करके बम्पर वोटिंग दी और बम्पर वोटिंग की। सबसे पहला मुद्दा अगर हम देखें तो वो था नाम हटाया जाना, और इसी की वजह से अगर हम बात करें तो पहले तो हम वोट मीटर के जरिए आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में क्या क्या बात थी। लेकिन बैटल ऑफ बंगाल क्या रहे चुनाव के सियासी मुद्दे? हटाए गए नाम और नागरिकता पर जो बहस हुई, उसको चुनाव प्रचार में मतदाता सूची से नाम हटाने का जो मुद्दा रहा वो सबसे अहम मुद्दा रहा, और जनता ने बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को सराहा और इस पर अपना मतदान दिया। तो ये एक अहम मुद्दा था जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही। दूसरा मुद्दा, टीएमसी ने आरोप लगाया कि नाम गायब होना नागरिकता के लिए एक खतरे की तरह भी है। तो कुल मिलाकर ये जो वाद विवाद रहा, आरोप प्रत्यारोप रहे, बीजेपी ने इसे गलत तरीके से बनाए गए मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया करार दिया। यानी बीजेपी वर्सेस टीएमसी में जो मुद्दा रहा वो ये सबसे अहम मुद्दा रहा। दूसरा मुद्दा था एसआईआर पर विवाद, जिसमें कि चुनाव में एसआईआर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर आया। अभी आपने डिबेट में भी देखा एसआईआर को लेकर किस तरह से वार पलटवार चलते रहे, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के तहत 91 लाख मतदाताओं के नाम हटाए। और ये जो 91 लाख मतदाता थे जिनके नाम हटे, उसको लेकर के भी बहुत से आरोप लगे। किसी ने कहा ये हमारे वोटर्स थे, टीएमसी ने असली वोटरों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे वोटर थे और इनको चुन चुन कर नाम इनके काटे गए हैं। बीजेपी ने इसे वोटर लिस्ट की सफाई करार दिया, और ये बताया इलेक्शन कमीशन ने भी कि जो मृत लोग हैं या जो फर्जी वोटर हैं उनके नाम ही हटाए गए। 27 लाख मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगति की श्रेणी में है। यानी इसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से बताया कि क्या विसंगति थी। महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन संसद में लागू ना होने पाना भी एक बड़ा मुद्दा रहा। यानी महिला आरक्षण बिल पर भी विवाद जो है वो इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा बनकर सामने आया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने इसे परिसीमन से जोड़ दिया है, फिर टीएमसी ने इसे बांटने वाला कदम बताया, और बीजेपी ने टीएमसी पर महिला सशक्तिकरण में रुकावट डालने वाला
कदम बताया, यानी ये आरोप लगाया। अब चौथा और अहम मुद्दा, जो सबसे बड़ा नैरेटिव इस चुनाव में दिखा, वो था विदेशी घुसपैठिया और नागरिकता का नैरेटिव, जिसमें कि बीजेपी ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों और घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और उसके बाद टीएमसी का बीजेपी पर अल्पसंख्यकों और बंगाली पहचान को निशाना बनाने का एक आरोप था। तो ये तमाम वो मुद्दे थे, लेकिन एक और मुद्दा जो कि बीच चुनाव में दिखा, वो था भ्रष्टाचार और आईपैक का जो विवाद नजर आया। इसमें बंगाल चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठा, यानी आईपैक पर हुई कार्रवाई पर बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। उसके बाद आईपैक ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति जो कि बनाती थी, ये सभी को पता था, टीएमसी ने इसे राजनीतिक बदले की भावना की कार्रवाई बताया और टीएमसी ने एक तरीके से ये भी बता दिया कि भाई हमें जानबूझकर निशाने पर रखा जा रहा है, जबकि बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करार दिया। तो कुल मिलाकर बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन उसी बीच में एक और अस्मिता का मुद्दा सामने आया, जिसमें कि खाने की राजनीति ये भी दिखाई दी, जिसमें मछली बनाम शाकाहार ये मुद्दा भी दिखाई दिया। आपने देखा कि बंगाल में भात मछली एक प्रतीकात्मक सांस्कृतिक मुद्दा बनकर सामने आया। लोगों की वीडियो, नेताओं की वीडियो हमने देखी माछ भात खाते हुए। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी मछली, मांस और अंडे, ये आरोप लगाया, दावा नहीं आरोप लगाया कि अंडे पर रोक लगा सकती है, लेकिन बीजेपी ने कहा इस डर को दूर करने के लिए मछली को हाथ में ले लेकर हमने देखा कि चुनाव प्रचार बीजेपी के कई नेताओं ने किया। उसके बाद आई बात प्रधानमंत्री मोदी की झालमुड़ी पॉलिटिक्स, जिसमें कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री झालमुड़ी खाने वाले वीडियो जो उन्होंने खाया, उसने राज्य के लोगों का दिल जीता। बढ़ चढ़कर इस चुनाव का एक वायरल फुटेज जो है ना, वो साबित हुआ, लेकिन टीएमसी ने इसे भी राजनीतिक दिखावा और नाटक बताया और ये भी कह दिया कि भाई दिल्ली आके हम अब भेलपूरी खाएंगे। इसके अलावा ये जो मुद्दा था सबसे अहम, मतलब एक अलग तरीके का नैरेटिव बन गया इस मुद्दे के बाद, जो कि प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई और झालमुड़ी खाने के बाद का वीडियो काफी विचलित कर गया एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस को। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे दिखाई दिए जो कि इस चुनाव में अहम रहे। उसके बाद मुद्दा आता है बाहरी बनाम भद्र लोक का नैरेटिव। इसमें टीएमसी ने बीजेपी को बाहरी बताया और ये कहा कि भाई आप लोग तो बंगाली अस्मिता को समझ ही नहीं सकते, जबकि बीजेपी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता के तहत हम इसका जवाब देंगे और अपने आप को उन्होंने इससे जोड़ करके देखा। तो ये वो मुद्दा था जिसने भद्र लोक को भी मैदान में लाकर खड़ा कर दिया और ये भी बात आई कि क्या भद्र लोक बीजेपी के साथ जाएगा या वापस टीएमसी के खाते में ही उनका वोट गिरने वाला है। तो ये एक अहम मुद्दा भारी बनाम भद्र लोक यानी कि बंगाली अस्मिता का मुद्दा था जो कि इस चुनाव में आया। फिर एक मुद्दा आता है सीमा पर घुसपैठ और आबादी में बदलाव का। इसको लेकर के भी बीजेपी ने घुसपैठ और आबादी में आए बदलाव को मुद्दा बनाया। बीजेपी ने यह दावा किया कि घुसपैठ की वजह से ही आबादी में बदलाव हो रहा है और खासकर बंगाल में, और टीएमसी ने इसे डर की राजनीति बताया। उन्होंने कहा भाई लोगों को डराया जा रहा है घुसपैठ का नाम लेकर के, लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यह दावा किया कि सत्ता में आते ही एक एक घुसपैठिए को निकाल बाहर किया जाएगा। तो घुसपैठ जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आया है और बीजेपी के दावे के साथ इस मुद्दे को देखा जा रहा है। इसके अलावा कल्याणकारी योजनाएं बनाम पहचान की राजनीति, ये मुद्दा भी बहुत अहम रहा। टीएमसी ने अपनी सरकारी योजनाओं को जनता के सामने रखा, लेकिन बीजेपी ने सोनार बांग्ला का मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में उतरना सही समझा। तो सोनार बांग्ला वर्सेस जो भी मुद्दा एक आया कल्याणकारी योजनाओं का, और इसमें महिलाओं के खाते में जो पैसे गए वो भी मुद्दा था और युवाओं के लिए भी बड़े अलग अलग तरीके की योजनाएं देने की कोशिश की गई। चलिए, तो ये तो वो मुद्दे थे जो कि बैटल ऑफ बंगाल में दिखाई दिए, चुनाव के सियासी मुद्दे थे। हमारी बहस इस पर जारी रहेगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेहमानों का रुख करेंगे। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
चलिए, तो हमने अभी बात की कि बैटल ऑफ बंगाल में इस बार कौन कौन से मुद्दे हावी रहे। वो 10 मुद्दे हमने दिखाए जिसको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा रही। और इस बार अस्मिता से लेकर झालमुड़ी से लेकर सुरक्षा से लेकर और वादों से लेकर तमाम चीजें थी जो कि सामने आई थी। चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है। हमारे साथ अक्षय राउत जी भी जुड़ गए इस वक्त, क्योंकि चुनाव आयोग की बहुत ही अहम भूमिका रही। अक्षय राउत जी, स्वागत है आपका। मैं जरा शुरुआत एक बार अब आप ही से करना चाहूंगी। सबसे अहम जो चर्चा हो रही है वो यही हो रही है कि चुनाव आयोग ने वो कर दिखाया जो कि बंगाल के इतिहास में कभी नहीं होता था। 58 मौतें पिछली बार के चुनाव में हुई, इतनी ज्यादा हिंसा हुई कि 800 से ज्यादा घटनाएं हुई, और इस बार छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई भी बड़ी वारदात देखने को नहीं मिली। अक्षय जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, आपने सही कहा। बंगाल की इतिहास में, चुनावी इतिहास में हमेशा एक वायलेंस का एक रोल रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पूरा देश में आप अगर देखेंगे, जो एक ऐतिहासिक तौर पर अगर देखेंगे, जो मसल पावर की जो रोल रहता था और आजकल वो नहीं है। आपको याद होगा बिहार में कुछ हुआ करते थे, जैसे कि दबंग आके पोलिंग बूथ लूट लेते थे, और भी कहाँ होता था, यूपी और दूसरी जगह में भी। आजकल वो बंद है। जब तक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हुआ, ईवीएम आ गया, तो वो बंद है। लेकिन बंगाल में अभी भी एक चुनाव के दौरान, खास करके इवन चुनाव के बाद भी एक वायलेंस या कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज्यादा रहा है। एक तो है कि कॉम्बैटिव पॉलिटिक्स है, वो अच्छा है, लेकिन वो स्ट्रीट में और पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के बीच में और कभी कभी लोगों को मिला जुला कर वायलेंस हो जाता है। बहुत ही एक ये चिंता की बात है, क्योंकि बाकी सब जगह में रोक दिया है। इस बार लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो इसका आंकलन करके, बहुत पहले इसका मुआयना करके जो फोर्सेस लगाई, डिप्लॉय किया है, जमीन पर बहुत ज्यादा भी लगता है, क्योंकि इलेक्शन में सब चाहेंगे कि पुलिस का और जैसे अर्धसैनिक बल हो, इनका रोल कम रहे। लेकिन क्या करें, अगर आपको रोकना है वायलेंस को, अगर अच्छा सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी सर। इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज हम जरा नीचे देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव पर रिपब्लिक पी मार्क का जो एग्जिट पोल है वो आ गया है। बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो दिखाई दे रहा है, और टीएमसी को 118 से 138 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक तरीके से नेक टू नेक फाइट। कांग्रेस को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, मतलब 11 तक तो नहीं पहुंचे। सही है जवाब, 2 से 6 सीटें। ये रिपब्लिक प्लस पी मार्क का एग्जिट पोल है, जो अब एग्जिट पोल भी सामने आने शुरू हो गए हैं। इसका क्विक रिएक्शन जरा मैं पहले आप ही से लेना चाहूंगी, कौशल जी। 150 से 175 सीटें बीजेपी और 138 सीटें अगर टीएमसी को, तो ये तो मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है फिर? रीमा जी, अल्टीमेटली सरकार बीजेपी की ही बन रही है ना। ये आंकड़े भी तो यही बता रहे हैं कि बनी जाएगी सरकार, यही तो हम भी कह रहे हैं। इसमें क्या नई बात। अब जनता इतना सड़क पर आई हुई वोट दे रही है, इतना जान को हथेली पर रख करके जिस तरह से वोट करने के निकली, सिक्योरिटी फोर्सों को सलाम और बंगाल की जनता को सलाम कि इतने रिस्क के बाद भी इतने बड़े, मुझे लगता है आजाद भारत में जैसे 93% पिछली बार हुआ था, इस बार उससे भी ज्यादा वोटिंग होगी, और भारत का इतिहास में लिस्ट होगा कि बंगाल में इस चुनाव में इलेक्शन कमीशन की मुस्तैदी की वजह से, सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से भारत देश का सबसे हाईएस्ट चुनाव हुआ, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जीती। 4 मई ममता गई। ओके, सही है जवाब। नहीं, देखिए क्या है रीमा जी, पिछली बार देखिए सरकार बनती हुई साफ दिख रही है। जी जी, नहीं आंकड़ा सही है। ये देखिए एग्जिट झोल कहता हूं मैं इनको, और पिछली बार के भी 2021 के भी मैं एग्जिट झोल देख रहा था। उस झोल के अंदर तो बहुत से लोगों ने 200 पार भी दिखा दिया था उनको कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 200 पार। फिर हमने देखा क्या हुआ, और 2024 के अंदर भी ये एग्जिट झोल जो आए थे उसमें भी हमने देखा था 350 दिखा दिया। मतलब एग्जिट पोल पे आपको विश्वास नहीं है ना? नहीं, ये पूरा बीजेपी के लोग करवाते हैं। सरकार जिसकी होती है उसकी तरफ झुकाव दिखाते हैं। केंद्र में सरकार साहब इन्हीं की है, पैसा धड़ल्ले से बांटते हैं। 138 सीटें दिलवा दी टीएमसी को एग्जिट पोल में। आप वो ये दिखाना भी तो जरूरी होता है ना, थोड़ा बहुत पब्लिक को भी बेवकूफ बनाना। डाला करो, कभी तो लॉजिक डाला करो। अरे भाई, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, बीजेपी तो लॉजिक डालती ही नहीं ना। रोहित अग्रवाल, उससे लॉजिक से लेना देना नहीं। लॉजिक होना चाहिए ना, कोई तो बात ऐसी करो। नहीं, बीजेपी से जब आप बात करिए तो लॉजिक की जरूरत नहीं होती है। वो तो हवाई जहाज जो है ना बादलों में पहुंचा देते हैं, रडार पकड़ भी नहीं पाता, नाली से गैस भी बना देते हैं, ठीक है।
और जैसे अरे अब वही लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक के ऊपर बात कर रहे हैं। आपको मिल रही हैं भाई देखिए 6 सीटें दिखा रहे हैं मैक्सिमम, उसको 11 कह रहा हूँ। अधीर रंजन चौधरी साहब भी अपनी सीट जीतेंगे और भी लोग जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रौनक, मतलब ये जीतने के बाद जश्न नहीं मना रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए था एग्जिट पोल देखते ही, खुशी नहीं है आपके चेहरे पे। गजब बात है जी। सुन तो लो जी, इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया, ईवीएम हैक वैक तो नहीं हुई, ये अभी बता दो। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल भी ठीक काम नहीं करा है। एक तरफ हाँ बिल्कुल पक्षपात करा है, बिल्कुल करा है, खुल करके कह रहा हूं। और अगर ईमानदारी चुनाव होगा तो 4 सीटें नहीं जीत पाएंगे आप वहां पर, और खुल करके बोल रहा हूं। अगर ईमानदारी से चुनाव होगा, इलेक्शन कमीशन ने अगर सही से चुनाव करवाते 4 के ला लेते आपके। और बताइए, इसका मतलब इलेक्शन रिग्ड हो चुका और बीजेपी सरकार बन गई, ये तो मैं भी कह रहा हूं जी। बीजेपी सरकार बन रही, आप उसको जैसे चाहे वैसे बोल रहे। आप रिजल्ट आने के पहले आपने हार मान ली कि इलेक्शन कमीशन बायस है, अंपायर हमारे साथ है, फिर बात ही खत्म ना, फिर तो सरकार बनी रही है। फिर क्या दिक्कत है? अंपायर तो पूरा बायस्ड है, लेकिन देश की जनता बेवकूफ नहीं है। आप तो जीते हुए ना, पूरा कोशिश करी आपने, पूरी बेईमानी करने की कोशिश करी, सब कुछ करने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी नहीं जीत पा रहे। तो आपको लोगों का, आवाम का मूड पता है। आप जीत रहे हैं तंत्र की तांत्रिक विद्या, मैंने बोला ना, जीत रहे हैं ना इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद आपका इनकम टैक्स जी। इलेक्शन कमीशन अगर सही काम नहीं करता ना, तो ये जो 58 मौतें पिछली बार हुई थी, उनका आंकड़ा पता नहीं इस बार कितना बढ़ जाता। ये हमें सैल्यूट करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, जिनकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग निकले, बम्पर वोटिंग हुई। लेकिन ये जरा इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव पर एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। रिपब्लिक का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से भाजपा को 150 से 175 सीटें मिलने का अनुमान है, और साथ ही अगर हम बात करें टीएमसी की तो उसे 118 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये रुझान एग्जिट पोल के जो है वो आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस सिमट करके 2 से 6 सीटों पर ही आ रही है, यानी कांग्रेस का प्रदर्शन इतना ज्यादा खराब है कि अब क्या ही बात की जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव पर ये रिपब्लिक प्लस पी मार्क का एग्जिट पोल है। तो ये पहला एग्जिट पोल है जिसने पश्चिम बंगाल को लेकर भाजपा को यानी बहुमत के पूरी तरह से करीब पहुंचा दिया है, और सरकार भाजपा की यानी बीजेपी की बनती हुई दिख रही है। और अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं, और एबीपी मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, और एबीपी पोल डायरी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को ही बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी एबीपी में बीजेपी को 142 से 171 सीटें, बहुत बड़ा मार्जिन, यानी 142 से 171 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है एबीपी के एग्जिट पोल में। और अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने के बेहद ही करीब, बेहद ही नजदीक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पश्चिम बंगाल में एक विचारधारा जो अब तक चलती हुई आ रही थी उसको तोड़ते हुए बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के बेहद करीब दिखाई दे रही है। जल्दी से क्विक रिएक्शन कौशल जी। आदिल हसन भी हमारे साथ जुड़ गए, एआईएमआईएम के प्रवक्ता। कौशल जी, ये तो इतिहास रचने की तरफ बीजेपी जाती हुई दिख रही है। रीमा जी, इसमें तो बंगाल की जनता का मेन रोल है और इलेक्शन कमीशन की मुस्तैदी का रोल है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑप्शन दिया, एक मजबूत ऑप्शन दिया, और उस ऑप्शन को बंगाल की जनता ने सराहा, उसको अपनाया। इसके लिए उन जनता का धन्यवाद। लेकिन अभी फाइनल आंकड़े आने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे दोस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फिक्स है, अंपायर फिक्स है, तो फिर क्या ही बात करें। इन्होंने तो अपनी हार मानी ली है। आदिल हसन जी, बीजेपी सरकार बनाने के बेहद करीब है, मतलब करीब क्या, बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है एग्जिट पोल्स में। पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया ना, आप भी मानेंगे? मैम एकदम इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है। बस इलेक्शन कमीशन ने एक चीज की, एसआईआर में उन्होंने तकलीफ लोगों को दी, उसका समय ज्यादा मिलना चाहिए था। बहुत लोगों का नाम कटा, बहुत मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम विधानसभा में वहां का लोग का नाम कटा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, उनका नाम कटा, ये गलत बात है। लेकिन जो सुरक्षा दिया उसके लिए हम धन्यवाद। और पोस्ट पोल वायलेंस
जो पोस्ट पोल वायलेंस होता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इसको जांच करे या सरकार जांच कराए, क्योंकि ममता बनर्जी के सरकार में कोई आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। इतनी गुंडागर्दी है, इतना रंगदारी है, इतना टोलाबाजी है, इतना सिंडिकेट सिस्टम है। एक एक ऑफिसर में 70% ऑफिसर इनका स्टेट सर्विस का मिला हुआ था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हेलीकॉप्टर परमिशन 10 बार कैंसिल हुआ, उनका सभा का कैंसिल हुआ, गाड़ी का सभा का कैंसिल हुआ, रैली का सभा का कैंसिल हुआ। और ये इसमें टीएमसी के ऑफिसर उनका कैंडिडेट के साथ सांठगांठ था। अगर इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जर्वर जो आईएएस है, अगर वो नहीं रहते तो एक लोकसभा नहीं कर पाता। उनको 11 सीट पे सिर्फ हम लड़ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को बुखार छूट गया है। और उनको मैं बता देना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह एमआईएम लोकसभा भी लड़ेगी, पंचायत चुनाव भी बंगाल में लड़ेगी। हम डरने और घबराने वाले नहीं, न बीजेपी से डरते हैं न तृणमूल से डरते हैं। डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, झुकते हैं अपने अल्लाह के सामने झुकते हैं। ये तृणमूल को बोलना चाहते, जितनी गुंडागर्दी में हम किए, मैं परवारी था, इतना गुंडागर्दी तृणमूल का है। अभी तक धमकी दे रहा है मेरा कैंडिडेट को, मेरा बूथ एजेंट को जो बूथ पे बैठा है। मतलब तृणमूल ने लोकतंत्र की मर्यादा का पराकाष्ठा खत्म कर दिया है। लोकतंत्र, अगर तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडागर्दी है वो सबसे चरम पे थी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं देती। अगर बीएसएफ सीआरपीएफ नहीं रहे तो आप चुनाव नहीं दे, पूरा चुनाव कब्जा कर ले। ममता बनर्जी का साड़ी और चप्पल, हवाई चप्पल ढकोसला है, ढकोसला है। और बीजेपी का डर दिखा के मुसलमान का वोट लेती है, जबकि गुजरात जल रहा था तो नरेंद्र मोदी का प्रचार करने गई थी, उसका नाम ममता बनर्जी है। ओके, जल्दी से एक लाइन कौशल जी, फिर मुझे अक्षय जी के पास जाना है। मुझे सिर्फ इतना, मेरे आईएमएम के दोस्त जो बोल रहे हैं, इनका पूरी स्पीच अगर सुना जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान के इलेक्शन वाले को बोल रहे हैं, क्योंकि मुसलमान 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 नहीं बोलेंगे, मुसलमान के बारे में कोई नहीं बोलेगा तो यही नहीं बोलेंगे, यही क्यों नहीं बोलेंगे मुसलमान के बारे में? आप बोलते हैं तो कुछ नहीं, आप बोलते हैं कुछ नहीं। मुसलमान को हिस्सेदारी आप विदेश में जाके मुसलमान से मिलते हैं, भारत के मुसलमान से नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं होगा इससे ना आदिल जी। अब हो गया चुनाव, अब चुनाव से क्या होता है आगे के लिए? अक्षय राव जी, की बात नहीं बोले। ठीक है ठीक है ठीक है। अक्षय राव जी, हेड्स ऑफ टू इलेक्शन कमीशन, उन्हीं की वजह से आज ये मतलब दिन अगर देखने को मिलता है तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी पश्चिम बंगाल के चुनाव में। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का निकलना, कोई वायलेंस ना होना, ये तमाम चीजें ये कर पाया इलेक्शन कमीशन। अक्षय जी बिल्कुल, ये जो पॉलिटिकल डायलॉग्स चल रहा है उसके साथ तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना मेरा कोई उसमें योगदान है। जी जी जी। ये सही बात है कि इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, एक अच्छा सा इलेक्टोरल रोल बनाए, उसके बाद वोटिंग के टाइम में जैसे शांतिपूर्ण हो और पूर्ण मतदान हो और बिल्कुल पीसफुल हो, स्मूथ हो और लेवल प्लेइंग ग्राउंड रहे सब पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेंट के बीच में। मुझे लग रहा है कि ये काम करने में इलेक्शन कमीशन का दायित्व था, ये काम करके निभाया। और वेस्ट बंगाल की जो वायलेंस रहता है वो वायलेंस इस बार बहुत खूब रहा है और उतना ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद है कि पोस्ट पोल वायलेंस के ऊपर भी कंट्रोल होगा। लेकिन एसआईआर का जो चल रहा था जिससे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल हुआ, वो शायद काम थोड़ी सी कहीं कहीं जगह में पूर्ण संपूर्ण होना बाकी रह गया कुछ एडजुडिकेशन में। लेकिन फिर भी लोगों का जो बहु भरे लोग आए, और जैसे क्योंकि भारत के लोकतंत्र कब होता है जब लोग सारे मिलजुल कर आके अपना राय देते हैं ईवीएम में, पहले बैलेट बॉक्स में देते थे, वो देखने को मिला। और वेस्ट बंगाल में जैसे कि दोनों चरणों में मिला के 90% से ऊपर होगा और वुमेन अभी भी आगे रहेंगे। मैंने सारे चुनाव जो आपने देखेंगे, दूसरा चुनाव जो बात अभी नहीं कर रहे हैं, जो 5 स्टेट मैन के आगे रहे, वो बहुत ही बड़ी बात है। एक चीज आप देखेंगे, और 500 करोड़ से भी ज्यादा पकड़ा गया है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में। जनरली वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा वायलेंस हो सकता है लेकिन पैसों का इतना नहीं चलता था, लेकिन इस बार जो पैसे और फ्रीवेज और इंड्यूसमेंट के मटेरियल वो भी काफी रहा है, वो एक बहुत चिंता की बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो कैंपेन जो कम्बैटिव इतना रहा और पोलराइजेशन इतना रहा, ये भी एक कारण होगा वोटिंग का। तो मेरा हमेशा रहता है कि अगर वोटर जो है अपना विजडम अप्लाई करता है, स्टिमुलेटेड एक्साइटेड नहीं होके, प्रोवोक नहीं होके, पैशनेट नहीं होके, तो भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा रहता है। अक्षय जी, ये एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि एसआईआर तो पूरे देश में चल रहा है ना, एसआईआर तो देखिए बिहार में भी हुआ, यूपी में भी, तमाम जगहों पे, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर इतना बवाल खड़ा होना? हाँ, वो एक क्योंकि यहाँ एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बात है, पुराने बात है, शायद आज की तारीख में इतना रेलेवेंस नहीं है। फ्यूचर में जब लोग कुछ इसके बारे में बात करेंगे तो चर्चा होगा, आज की तारीख की बात नहीं है।
लेकिन जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंस में कुछ लोगों का जो केसेस हैं वो अभी तक भी चल रहा है, लेकिन उसको आज की तारीख में वो एक बड़ा बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में देखिए 90% से ज्यादा टर्नआउट है, शांतिपूर्ण चुनाव है, कैंपेन भी बहुत जमकर हुआ। एक हमेशा सारे बुरा चीज नहीं देखना चाहिए, अच्छी बात भी है कि दोनों पार्टी या तीनों पार्टी या चार पार्टी जो है कैंपेन जमकर। वेस्ट बंगाल का इतिहास में आप अगर देखेंगे जितना सब चिंता नायक है और जितना बड़े बड़े हैं, चाहे लिटरेचर में हो, फिलॉसफी में हो, एथिकलिटी में हो, रिलीजन में हो, बड़े बड़े नेता उभर कर आए हैं। तो चिंताशील व्यक्ति होते हैं और लोग अच्छी तरह पॉलिटिकल अवेयर होकर वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो 90% से ऊपर जा रहा है, ये पहली बार, ये 8-10% ज्यादा हुआ, कुछ SIR के लिए भी हुआ है, लेकिन पहले भी उनका 80-82 इस तरह का परसेंटेज रहा है हमेशा। क्योंकि ये चाहे आज की तारीख में हम वेस्ट बंगाल का भी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में तमिलनाडु की बात करेंगे, केरला की बात करेंगे, ये सब जो है पॉलिटिकली अवेयर स्टेट्स में माने जाते हैं। यहाँ के लोग बढ़ चढ़ कर वोट देते हैं, एक पॉलिटिकल अपना आइडियाज रखते हैं, कॉन्टेस्ट को अच्छी तरह सुनते हैं, सबका मैनिफेस्टो भी देखते हैं, वोटिंग करते हैं। और ये हुआ सर एक चीज मैं जरूर जानूंगी, मेरा मतलब मैं जब बंगाल में घूम रही थी, केरल भी गई, केरलम, और मैं वहां गुवाहाटी में भी थी, मैं ये जानना चाह रही थी चुनाव आयोग पिछले 5 साल में और अब में कितना बदलाव आ गया है, कि मतलब इस बार चुनाव आयोग को क्या एक्स्ट्रा पावर, फ्री हैंड दिया गया जो पहले नहीं था, इसलिए इस बार चुनाव आयोग ये सब कर पाया, ऐसा कुछ था क्या? ऐसे बात नहीं है। आप देखिए चुनाव जो है हम लोग कब से कर रहे हैं, 75 साल हो गया, और हर चुनाव दूसरे चुनाव से अलग होता है, एक है। और जो चुनाव आयोग जो प्रबंधन है वो हर चुनाव से सीखता है। आप देखिए सेशन साहब के टाइम का भी बात होता है कभी कभी, और कभी बाद में वोटर पार्टिसिपेशन स्वीप का बात होता है, और कभी कभी बहुत सारी चीज हर समय एक एक रिफॉर्म्स के दौरा चलता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, वो हमेशा आर्टिकल 324 के दौरान या 326 में वोटर को पहचानने के दौरान, ये सब, और प्लीनरी पावर्स हैं और RP एक्ट में बहुत सारे पावर्स हैं, वो सब पावर था भी, अभी भी है, लेकिन जो लोग हैं वो इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होता है, मैं आपको बताऊं, जो कानूनन होता है CRPC IPS के दौरान जो लॉज होते हैं, ये हमेशा इसको इंप्लीमेंट करना है, लेकिन ये इंप्लीमेंट इलेक्शन के दौरान बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिस हमेशा अच्छे काम करना है, लेकिन इलेक्शन के दौरान पूरा शेर बन के काम करते हैं। और ये एक इलेक्शन का एक अपना एक इन्फ्लुएंस है, और जो ऑफिस होल्डर हैं वो कैसे एनफोर्स करते हैं, वो भी एक बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ इस खास शो जनादेश में जुड़े, लेकिन चलते चलते जरूर ये बताना चाहेंगे कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी इतिहास रचने की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एग्जिट पोल में जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि कम से कम पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है, और ये आगे आने वाली राजनीति के लिए और खासकर विपक्ष के लिए बहुत कुछ तय करेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का आना, एक विचारधारा का अंत और दूसरी विचारधारा का उदय। चलिए जनादेश में आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिंदगी